फिल्म को लेकर जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि विवेक अग्निहोत्री की अपनी एक पॉलिटिक्स है और इसलिए उन्होंने सिर्फ एक ही कालखंड की कुछ घटनाएं दिखाई जिसमें चुन चुन के चिन्हित कर करके कश्मीरी पंडितों को मारा गया, लेकिन उसी वक्त में जिन कश्मीरी मुस्लिमों को उन आतंकवादियों ने मारा उनके बारे में नहीं दिखाया गया। एक फिल्म आई रोजा उसी पीरियड में सेट है, उसमें कहाँ कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र है? किसी ने मणिरत्नम साहब से कभी सवाल पूछा? फना, फिजा, मिशन कश्मीर, ये सारी फिल्में देखिए टेररिज्म को जस्टिफाई कर रही हैं। विशाल भारद्वाज साहब, और उनसे सवाल उठाइए कि सर हैदर उसी पीरियड में सेट है, तो आपने कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र क्यों नहीं किया उसमें? तो विवेक अग्निहोत्री से क्यों पूछते हो जो तो एविडेंस के साथ फिल्म बना रहा है? तुमने तो काल्पनिक कहानियां घटी हुई हैं। एक बात ये कही गई विवेक अग्निहोत्री जी, आपने कॉन्शियसली कुछ चीजों को छोड़ दिया। एक जो किरदार है जगमोहन जी का किरदार, तो इसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद सा किरदार दिखता है, शेख अब्दुल्ला सा किरदार दिखता है, जगमोहन नहीं दिखते हैं। इसकी क्या वजह रही? इतनी जगमोहन साहब की चिंता क्यों है? फारूक अब्दुल्ला की बात कोई क्यों नहीं करता है? यासीन मलिक की बात कोई क्यों नहीं करता है? बिट्टा कराटे का नाम मेरे पहले किसी ने सुना क्यों नहीं था? पर दूसरा, मेरा सोचना ऐसा, मेरी सोच है, यही लोग जो सवाल उठा रहे हैं ये शिंडलर्स लिस्ट पे सवाल उठा सकते हैं। कोई एक आदमी ये बोल सकता है कि शिंडलर वाज अ रियल कैरेक्टर और अ इमेजिनरी कैरेक्टर? है किसी की हिम्मत? बॉलीवुड आल्सो फेल्ड इंडिया। बॉलीवुड इज गिल्टी ऑफ नरेटिंग अ फेक स्टोरी अबाउट कश्मीर। बसपा के एक सांसद हैं दानिश अली, उन्होंने कहा है कि विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए क्योंकि ये इस्लामोफोबिया फैलाती है। प्रधानमंत्री से क्या बात हुई? हमको ना ये इंडियंस को नहीं दिखानी चाहिए फिल्म, ये फिल्म हमको अमेरिकन्स को दिखानी चाहिए। हम सिनेमा को अपने कल्चर का पार्ट नहीं मानते, इसीलिए हम सिनेमा को सॉफ्ट पावर की तरह कभी यूज नहीं कर पाए। मैं चाहता हूं कि ये जो फिल्म है इसको मैं सॉफ्ट पावर की तरह से यूज करूं। पत्रकारों से आपको बहुत नाराजगी है, सबसे है या कुछ से है? मुझे अमूमन पत्रकारों से एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताइए? एक पत्रकार आपसे ये सवाल पूछ, जेएनयू का जो पूरे जेएनयू को एक कलर में पेंट कर दिया है, उससे उनको प्रॉब्लम लगी। ये सवाल तब नहीं उठता है जबकि सारे के सारे हिंदुओं को एक कलर में पेंट कर दिया जाता है। आप पत्रकारों को पिटवाने पे आपका इतना जोर क्यों? फिल्म में भी आप पिटवा रहे हो। नहीं, क्योंकि टफ क्वेश्चन मैं तो नहीं बोलता हूँ पब्लिक में जाके मैं टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पॉलिटिशियंस तो नहीं बोलते मैं टफ क्वेश्चन। एक ही प्रोफेशन है जहां लोग कहते हैं टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। करेक्ट। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। ये ललन टॉप का सिनेमा अड्डा है। अमूमन सिनेमा में हम बातचीत करते हैं तो उसमें चुहल हंसी मजाक की बहुत गुंजाइश रहती है। इसकी वजह भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में हास को एक प्रधान रस बता गए हैं, इस वजह से। लेकिन आज मुझे नहीं लगता है कि हंसी की बहुत गुंजाइश रहेगी, क्योंकि आज हम जिस फिल्म और उस फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर से बात करने वाले हैं, राइटर भी, वो बेहद ज़रूरी विषय पर फिल्म है, बहुत गंभीर फिल्म है, और सोशल मीडिया के प्रिज्म से उस फिल्म के विमर्श को गुजार के कहूँ तो बहुत चर्चित, विवादित और जिस पे बहुत पोलराइज्ड ओपिनियन आ रही हैं, ऐसी फिल्म भी है। आखिरी दफ़ा ऐसी फिल्म कब आई थी जिस पर संसद के सत्र में एक विपक्ष का सांसद खड़े होकर कहे कि इसे प्रतिबंध लगा दीजिए इस पर, और देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहे कि सत्य तो सामने आ रहा है फिल्म के जरिए। हम बात कर रहे हैं फिल्म की जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। हमारे साथ हैं फिल्म के राइटर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, मेरे कानपुर के सहवासी रहवासी और आईएमसी के सीनियर, और पल्लवी जोशी, और आपके फैन भी। अरे बाप रे, थैंक यू। रस्मी सवाल जवाब तो खूब हो गया होगा, आई एम श्योर कि पूछिएगा भी, है ना? बिल्कुल नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं, और इसमें कुछ जो पॉपुलर नैरेटिव चल रहे हैं फिल्म के पक्ष और विपक्ष में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिल्म के कंटेंट के बारे में तो बात करेंगे ही, और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे। विवेक अग्निहोत्री के ज़हन में ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ कि कश्मीरी पंडितों के पलायन या नरसंहार, जिसकी जैसी पॉलिटिक्स वो उसको पैसे देख रहा है, और फिल्म भी इसी चीज को एड्रेस कर रही है लगातार कि इसको एक्सोडस मत बोलिए, इसको जेनोसाइड बोलिए। तो आपने ताशकंद फाइल्स बनाई, हमने पिछली दफा जो बातचीत की थी वो भी इसी के इर्द गिर्द की थी। क्या तब से ही आपके जहन में था? क्योंकि हम इधर देख रहे हैं कि पॉलिटिकल फिल्मों को लेकर दो तरह के नैरेटिव चलते हैं। कई फिल्म मेकर हैं जो ये कहते हैं कि साहब अब तो मुमकिन ही नहीं पॉलिटिकल फिल्में बनाना, फिर कई काउंटर करते हैं कि कभी भी मुमकिन नहीं था, इसीलिए इंडिया में यूएस की तरह नाम ले लेके फिल्में नहीं बनती थी, हमेशा आपको सिंबोलिज्म का ख्याल रखना पड़ता है। इनफैक्ट कश्मीर फाइल्स में भी हम
समझ जाते हैं कि ये गंजू साहब का मर्डर दिखाया गया, ये इनका मर्डर दिखाया गया, ये यासीन मलिक का रेफरेंस, ये इसका रेफरेंस, लेकिन नाम लेके बात नहीं होती। और दूसरा पक्ष है जो ये कह रहा है कि अब सिर्फ राइट विंग की आइडियोलॉजी को सूट करने वाली फिल्में बनेंगी। तो ये दो तरह के नैरेटिव हैं, इनके बीच विवेक अग्निहोत्री अपनी फिल्मों के सिलेक्शन को कैसे पाते हैं? ठीक, तो मैं आपको एक एक करके जवाब देता हूँ। तो पहला, जब मैं आया था आपके पास ताशकंद फाइल्स पे, हाँ जी, तब हमारा रिसर्च करीब 1.5 साल हो चुका था रिसर्च करते हुए। हमने जी हाँ ओके। और अभी भी जब मैं आपके साथ बैठा हूँ कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई, तो मेरी अगली फिल्म का पिछले 1-1.5 साल से रिसर्च चल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये 84 रॉयट्स का उसमें रेफरेंस रहेगा। रेफरेंस रहेगा, पर बाद में बताता हूँ, उसके बारे में नहीं है। अच्छा, इट्स नॉट, ऑफ कोर्स रेफरेंस है, लेकिन सिर्फ 84 नहीं, जितनी भी इंडिया में राइट्स हुई हैं उसके बारे में। ओके। तो हुआ क्या कि मैं अमेरिका में था, और अमेरिका में एक चांस मीटिंग में, मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसी बात कर रहा था, किसी ने मुझसे बोला, अरे एक डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, वो कश्मीरी पंडित हैं, और उनके पास वो कह रहे हैं कि कुछ $50,000 कहीं से इकट्ठे करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, विवेक जी आप मिल लो ना 5 मिनट उनसे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं, मिल लेंगे। तो बोले कल आप मिल सकते हैं? मैंने कहा नहीं, कल तो मैं हूँ नहीं, रात को ही जा रहा हूँ। तो बोले अच्छा मैं फ़ोन करता हूँ, शाम को मिल सकें तो फ़ोन करता हूँ। और उन्होंने फ़ोन किया तो डॉक्टर सुरेंद्र कौल, जो कि फाउंडर हैं ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के, ये फिल्म की बिल्कुल शुरुआत में आपने थैंक यू भी बोला है जी संस्थान को। जी 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 जी, वो कोइंसिडेंस देखिए, जब ईश्वर कुछ कराना चाहते तो चीज़ें होने भी लगती। वो वहाँ से 5-10 मिनट दूर निकल रहे थे गाड़ी से, जब उनने फ़ोन किया, मेरे जो होस्ट थे उनने बोला मैं अभी आता हूँ। वो आ गए, मुझसे बात करने लगे। तो मैंने कहा देखिए, ये डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाएंगे आप, पैसे भी अपने कमाए हुए वेस्ट कर देंगे, ज़्यादा कोई इंडिया में देखता नहीं है ये सब डॉक्यूमेंट्री, और कौन ले लेके घूमेगा, हमारे कल्चर नहीं है वो। और जहाँ तक फीचर फिल्म की बात है, वो इतना ज़्यादा पैसा लगता है, उसमें टाइम लगता है, सब कुछ लगता है, और इंडिया में कौन आपको बनाने देगा? पहले जैसे मैं अनाउंस करूंगा तो लोग फतवे इशू करेंगे, जान पे खतरा होगा, सब धमकियाँ आएंगी, और कैसे कश्मीर में शूटिंग कैसे करेंगे इस फिल्म की? मैं लव स्टोरी तो कर सकता हूँ वहाँ जाके शूट, लेकिन मैं वो 1990 कैसे शूट करूँगा? तो ये ज़रा संभव नहीं है। एक और उनने मुझसे बात मैंने उनसे बोली थी, यहीं बैठे हैं सामने, तो मैं कुछ ऊपर नीचे भी नहीं बोल सकता हूँ। तो मैंने उनसे एक बोला, लेकिन आप लोगों को देख के ऐसी मजाक में बोला, मैंने कहा आप लोग तो लगते ही नहीं हो पीड़ित, इतने तो सुंदर हो, गोरे हो, हट्टे कट्टे हो, और डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नासा में हो, अमेरिका में आप पॉलिसी मेकर्स हो, इंडिया में जनरल थे आर्मी के आप सब लोग, तो कौन कहेगा कि आप लोग पीड़ित? तो पीड़ित तो मरा हुआ गरीब, ऐसा स्केल्टन निकल रहा है, वैसा होना चाहिए। मैंने इस तरह से ही उनसे बोला। तो उन्होंने बोला विवेक जी अगर आप भी ऐसी बात करेंगे तो मतलब हमारे लिए कोई होप ही नहीं है, क्योंकि हमने जिससे भी बात की बॉलीवुड में सबने मना किया इसको बनाने से। तो वो बात खत्म हो गई। फिर मैं जब चल रहा था, एयरपोर्ट में था, मैं काफ़ी सोचता रहा उसके। एक जहन में बात रह जाती है, कोई आपको कॉन्शियंस को बोल दे, अगर आप, मैं आपसे बोलूँ सौरभ जी, अगर आप भी मेरा इंटरव्यू नहीं करेंगे तो मैं जाऊँगा कहाँ? तो आप ही रात को सोचेंगे, हाँ यार ये कह रहा है, चलो कर ही लेते हैं, कुछ सोचते तो हैं। अरे मुझसे कई लोगों ने कहा कि यू श्योर तुम विवेक अग्निहोत्री का इंटरव्यू करना चाहते हो कश्मीर फाइल्स पे? हाँ, तो मैंने कहा कि भाई लल्लन टॉप की तो पूरी फिलॉसफी यही है कि संवाद, राइट हो, लेफ्ट हो, सेंटर हो, बात कैसे नहीं कर सकते आप? तो मैं जब लौट के आया यहाँ पे, तो मैंने सोचा उसके बारे में, मैंने जो भी पढ़ा कश्मीर के बारे में, आई वॉज वेरी ईगर कि प्लेन में तब वाईफाई नहीं होता, उतरूँ और मैं पढ़ूँ। मैं एयरपोर्ट से ही चालू हो गया कश्मीर, ये वो, मुझे पता था। देखो इतना तो मेरा एक ऐसा ईगो बोलो जो कि हाँ मैं सोशली पॉलिटिकल बड़ा अवेयर आदमी हूँ। यूक्रेन में क्या चल रहा है मैं तुम्हारे जितना नहीं जानता हूँ, पर समझता हूँ। यूपी की पॉलिटिक्स तो हर कोई बच्चा समझता है, गाँव वाला भी समझता है। बिल्कुल। तो लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया, आई रियलाइज कि कश्मीर से रिलेटेड, चाहे वो पार्टीशन हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, सेंटर स्टेट, हर चीज़ जो आज भारत में लोग हम जानते हैं कश्मीर के बारे में, वो एक पॉलिटिकल या मीडिया के लेंस से जानते हैं, जो एक ही बात है, दोनों में फ़र्क नहीं ज़्यादा। हमने कश्मीरियों के बारे में बहुत बात की है, पर कश्मीरियों से हमने कभी बात नहीं करी है। और जो उसका ह्यूमन साइड है, मैंने जितनी फिर फिल्में उठाई होलोकॉस्ट की, ऑफ कोर्स रेफरेंस तो कुछ है नहीं हमारे पास, हमने ऐसी फिल्म बनाई ही नहीं है, तो मैंने होलोकॉस्ट में सॉरी माफ करिएगा, कोई बात नहीं, मेरा गला बहुत खराब था इसलिए पी रहा हूं। तो मैंने होलोकॉस्ट की जितनी मूवीज देखी, तो मैंने देखा उनका सिर्फ ह्यूमन साइड पे फिल्में बनी है, उसकी पॉलिटिक्स पे नहीं बनी है। हिटलर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, नाजीज का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, स्टालिन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, इटली का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उस पर एक भी फिल्म, बहुत हो तो कोई मुझे बताया, पर रेयरली मिलेगी आपको, एक हल्के से रेफरेंस में निकल जाएगी, पर सारी ह्यूमन ट्रेजेडी के ऊपर थी। उन लोगों ने क्या किया, सारे वर्ल्ड को यह बताया कि जब इनह्यूमैनिटी एब्सेंट होती है तो क्या होता है।
तो देन हमारे ज्ञान चक्षु खुले एंड देन मैंने पल्लवी से कहा कि पल्लवी बड़ा इसमें तो यार बड़ा डेंजर है और सब लोग मैं बनाने के पहले ही कह रहे हैं अरे मत बनाओ, मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे, करें तो करें क्या, तुम बोलो, अगर तुम बोलो तो मैं बनाता हूँ, मैं तो तैयार हूँ, पर बच्चे अच्छे हैं। तो पल्लवी ने काफ़ी टाइम लिया, वो खुद ही बताएगी आपको उसके बारे में। बट देन पल्लवी सेड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि अगर ये बनानी है तो विवेक लेट्स मेक श्योर नोबडी एल्स प्रोड्यूसेस इट, आई विल प्रोड्यूस इट। ओके। क्योंकि और जैसा हम बनाना चाहते हैं ऐसा कोई बना नहीं पाएगा, कोई समझेगा ही नहीं पहली बात तो क्या हो रहा है, वो सत्य भी है, अभी तक बहुत लोग नहीं समझ पाते हमने किया क्या। तो वहाँ से ये चालू हुई। तो हम लोगों ने उसके बाद डिसाइड किया कि हम प्राइमरी रिसर्च करेंगे, सेकेंडरी नहीं करेंगे। ओके। प्राइमरी रिसर्च का मतलब है कि जिस पे बीती है उससे बातचीत की जाए। सबसे पहले सैंपल वही होना चाहिए भाई, आप अगर इलेक्शन करें तो जो वोटर है उसी का तो प्राइमरी रिसर्च करते हैं। तो हमने फिर सुरेंद्र जी के पीडी जो है इनकी, सुरेंद्र कौल जी की, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई जहाँ जहाँ फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स हैं उनके हम जैसे वॉर टेस्टिमोनियल्स होते हैं जो कायदे से इतने सालों में सारी गवर्नमेंट्स को करना चाहिए था, डॉक्यूमेंट करना चाहिए। हाँ, किसी ने नहीं किया। और इसीलिए हम सिविलाइज सोसाइटी नहीं है, मॉडर्न सिविलाइज सोसाइटी नहीं, क्योंकि हमने नहीं किया। बाकी सबने, पोलैंड ने किया, चेकोस्लोवाकिया जब होता था उनने किया, सबने किया दुनिया में। तो हमने कहा ठीक है, हम उनको बुलाएंगे नहीं कि वो आओ बैठो हम तुम्हारा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो हमने कहा हम उनके यहाँ जाएंगे, लेट्स गिव देम ड्यू रिस्पेक्ट। और ये सब पल्लवी के आइडियाज़ हैं एक्चुअली, मैं बता रहा हूँ। तो पल्लवी ने कहा हम उनके यहाँ जाएंगे, इफ़ दे उनके साथ टाइम बिताएंगे, वंस दे बिकम कंफर्टेबल देन ओनली विल इंटरव्यू देम। और इस तरह से हमने घूम घूम के, पल्लवी ने मोस्टली ह्यूमन स्टोरीज कवर की क्योंकि इट वाज ईजियर फॉर पीपल टू ओपन अप टू। भाई जिसकी माँ का गैंगरेप हुआ है वो मेरे साथ ओपन होने में डिफ़िकल्ट था, बट पल्लवी थोड़ा टाइम ले लेके खाना खा के सब करके क्यों हुआ है। और जितने ये एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस, पॉलिटिकल, ये जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ के इंटरव्यूज़ थे जम्मू में, कश्मीर में, कश्मीरी मुस्लिमों के पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारे मोस्टली मैंने किए। और फिर हमारी एक और टीम थी जिसने और भी फिर सेकेंडरी लेवल के जो डायरेक्टली फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स नहीं थे लेकिन जम्मू का जो टेंट थे उसमें काम कर रहे थे, वो एक हमारी सेकंड और थर्ड यूनिट फिर घूमी सब जगह, उन लोगों ने किए। उन सबको हमने जोड़ा और जैसे कहते हैं उनमें जो कॉमन डिनोमिनेटर, मतलब सबकी कहानियों में जो चीज़, जैसे क्रिकेट का पहला सीन है वो पूरी 700 कहानियों में सबने बताया है। सब ने, एक आदमी नहीं है जिसने उसका है कि ऐसा। मशहूर वाकया है 83 वाले मैच का, जी, इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच, जिसमें स्टेडियम में मौजूद हर व्यक्ति वेस्ट इंडीज का सपोर्ट कर रहा था और प्रो पाकिस्तान नारे लगा रहा था। इसको इंडियन क्रिकेट टीम के लोगों ने भी इसके बारे में काफी चर्चा की। जी। तो वो कॉमन डिनोमिनेटर सीन्स निकाले, जैसे गंजू साहब का सीन है, गिरजा जी का सीन है, प्रेमी जी का है, प्राणा गंजू, वो लड़का जो है, हीरो जो है, वो तो रियल लड़का है, हिमांशु गंजू उसका नाम है और उसकी परमिशन से नाम ले रहा हूँ। उसको 19 साल तक पता ही नहीं था उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ। इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ट रेंचिंग केसेस ऑफ कश्मीर। प्राणा गंजू और उनके हस्बैंड का जो केस है बहुत दिल दहला देने वाला है। उसको 19 साल तक पूना में पढ़ता रहा, बताया नहीं उसकी नानी ने क्या हुआ था। नानी ने बोला वो उनका स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया था, तो ही केम टू टर्म्स कि हाँ चलो हो गया होगा स्कूटर से एक्सीडेंट। He got to know at 19 and he left India. He never spoke to anybody for many years. We were the first people who spoke to. तो उन कहानियों का हमने जिस निकाला, फिर मैंने फिर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूज़ कटिंग्स ये वो सब निकाला। ज़्यादा वीडियो थे भी नहीं, मधुत रेहान के थे, कुछ BBC के थे, कुछ उस वक्त कुछ जर्मन कंपनी है उनके थे, ऐसे बहुत सारे हमने निकाले। डॉयचे वाले के भी कुछ, हाँ डॉयचे वाले के, हाँ ऐसे कुछ थे। जी। और एक अमेरिकन कंपनी ना, ए से नाम शुरू होता है, तो ऐसे बहुत सारा निकाला, बुक्स निकाली। एपी के वीडियो, हाँ राइट, एपी वीडियो, हाँ उनके निकाले। फिर हमने बशरत पीर की किताब और ये जो फेमस किताब है राहुल पंडिता की वो पढ़ी। जगमोहन लास्ट में आया। अच्छा, पहले हमने वो पढ़ी। हाँ। और फिर मैंने कश्मीरी जो हिस्टोरियंस और इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी बड़ी सारी किताबें पढ़ी जो हिस्ट्री के बारे में थी और वो सब। फिर फाइनली मैंने जगमोहन साहब को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने एक बात बोली, तो मैंने कहा हम इसके राइट्स आप अगर दे दें जो भी है हम कर लेंगे, जो भी आप बोलिए हम करने को तैयार हैं। हम बहुत रईस नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं, पर जो आप बोले हम आपके लिए करेंगे। जगमोहन साहब ने एक बात बोली और ये भारत के हर व्यक्ति को समझनी भी चाहिए। उन्होंने बोला भारतीय परंपरा के हिसाब से नॉलेज पे किसी का कॉपीराइट नहीं है, विद्या सरस्वती पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। आप मेरी बुक जैसे चाहें वैसे यूज़ करें, जो करें, बस वो गलत कोट मत करिएगा। और उसके बाद उनकी पत्नी से मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा आप जो चाहें उसको करिए, हमें कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इट इज़ फॉर द सर्विस ऑफ द सोसाइटी।
फिर उसके काफ़ी रेफरेंसेस हम लोगों ने देखे, क्रॉस चेक किए। जब वो जो लोगों ने बताया था, इनने बताया था और हिस्टोरियंस ने लिखा, जब वो सब क्रॉस चेक हो गया, तो उसके बाद जो कश्मीर में कुछ मुस्लिम लड़के जो हमारे साथ काम कर रहे थे, यानी शूटिंग वूटिंग का सब कर रहे थे, और ये सब म्यूजिशियंस, पोएट्स, एक्टर्स इस तरह के थे, तो उनको जोड़ा। और हम और पल्लवी अक्सर क्रिएटिव लोगों के साथ काम करते हैं, तो उनसे फिर मैंने कहा कि अच्छा, तुम जो भी तुम्हारी भावना है इस विषय में लेके, जो भी तुम सोचते हो, वो मुझे तुम एक सीन पूरा लिख के भेजो, और मैं उसको बिना काटे बिना कुछ करे फिल्म में यूज़ करूँगा। तो अगर आपने फिल्म देखी, जो शिकारा वाला सीन है, वो एक कश्मीरी मुस्लिम लड़के ने लिखा है, जो वहाँ पे एक्टिविस्ट भी हैं वो लोग, उसने लिखा है और उसी ने एक्टिंग भी की है, उसके दोस्त ने की है, मतलब उसके भाई जैसे ही है। तो दिस इज़ हाउ दिस फिल्म केम अबाउट, जिसमें ही सेइंग कि क्या आपको, मुझे या इस बच्चे को देख के लगता है या, कि हम आतंकवादी हैं, और वो 4G की बात करता इंटरनेट है, और ये मीडिया सब की चीज़। करता है, और जी। कहता है कौन सा वो जानवर है जिसको हर जानवर खाना चाहता है। तो कश्मीर, ये डायलॉग सब उसी का है, गिद्ध- मेरा नहीं है, उसका सब डायलॉग, गिद्ध इसको खाना चाहते हैं, उसी का डायलॉग हाँ, है सब वो। गिद्ध, सब जानवर हाँ, इसको उसी ने लिखा है वो। इंटरेस्टिंग। अच्छा, आई विल कम टू यू। विवेक जी ने बहुत सारी चीज़ों का आपको श्रेय दिया है, और इस फिल्म से लोगों की इत्तेफाकी या ना इत्तेफाकी हो सकती है, फिल्म के कुछ पार्ट से हो सकती, कुछ से नहीं हो सकती। जैसे मुझे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, या प्लीज, जबकि हमें पता है कि हमारे इंटरव्यूज़ के फिर लोग अपनी अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से चंक्स निकालते हैं और उनकी नए सिरे से व्याख्या करते हैं, बट वी हैव टू लिव विद इट, वी हैव टू लिव विद इट। हम पब्लिक लाइफ में हैं। कुछ सीन तो बहुत ज़्यादा मूविंग हैं, और अनुपम खेर, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन हिज एक्टिंग स्किल, और वो अपने पॉलिटिकल टेक्स की वजह से भी लोगों के बहुत प्रिय और अप्रिय रहते हैं, बट बहुत मूविंग एक्टिंग की है उन्होंने, मतलब, है ना। और आप कितने भी उपमान और रूपक खर्च कर दो, जो उस फिल्म का सबसे बड़ा हासिल है, अगर एक्टिंग के उस पर देखें, तो अनुपम जी ने मतलब लिटरली जिया है। मतलब वो समझ में आ रहा था कि यार ये आदमी ना एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब बीती है इस पे, वो वैसा वाला है जो पूरा शिव का मेटाफर है। तो इनफैक्ट मैं उसी पे बात करना चाह रहा था पहले। ये मेरे दिमाग की खामा ख्याली भी हो सकती है, पर शैव दर्शन का कश्मीर सबसे बड़ा केंद्र रहा है। बौद्ध दर्शन, कितनी संगतियां हुई हैं वहाँ पे, और स्पोर्ट, मतलब जैक दरिदा को आज पूरी दुनिया जानती है। नागार्जुन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्होंने स्फोटवाद का सिद्धांत दिया, वो सब कश्मीर में हुआ है। अभिनव गुप्त का, मुझे बड़ी खुशी हुई जब क्लोजिंग रिमार्क में अभिनव गुप्त का जिक्र आया। मतलब अभिनव गुप्त के बारे में तो पढ़ा ही जाना चाहिए हर नाट्य शास्त्र का जिक्र आया, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, मतलब एक लंबी है। और पल्लवी जी का किरदार जब बोलता है, वो पूछती हैं कि अच्छा तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा नेता कौन है, तो बोलते हैं शेख अब्दुल्ला, एंड देन शी स्माइल्स विद दैट स्मर्क। एंड ललितादित्य पीठ के बारे में हम लोग नहीं जानते, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस कंट्री। ये जो नॉमिक्लेचर है, ये कितना कॉन्शियस था कि शैव दर्शन का केंद्र, शिव की आराधना का केंद्र, और उस बच्चे का नाम शिवा है, और वो वहाँ पे फिल्म क्लोज होती है। हमने कन्हैया कुमार और जेएनयू का पूरा वो केस देखा, और बच्चे का नाम कृष्णा है, उस स्टूडेंट लीडर का नाम कृष्णा है, जिसको ऐसे पोर्ट्रे किया गया है कि जो रेडिकल लेफ्ट इंटेलिजेंसिया है उसने उसको मिसगाइड किया है। जेएनयू की जगह एनएलयू है। नहीं, उसका नाम जेएनयू ही था, वो सीबीएफसी के चक्कर में लास्ट मिनट पे एएनयू कर रहा। हाँ, वो तो वही, मैं इसीलिए मैं अभी वो आइसा के तो झंडे दिख ही रहे हैं। आइसा एक कम्युनिस्ट पार्टी है इस देश में, CPI-ML, जिसने लेट 80s में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, उसके पहले नहीं करते थे, और उनके स्टूडेंट विंग का नाम आइसा है, जो कि जेएनयू में काफ़ी एक्टिव है। तो आइसा के झंडे दिखते हैं बैकग्राउंड में, माओ की और उन सब की तस्वीरें, और वो सब पोस्टर दिखते हैं। तो ये जो प्रिमाइस पूरा आपने बनाया, शारदा नाम, सरस्वती की वहाँ पे आराधना की कितनी बड़ी परंपरा है, तो एक प्रोटैगनिस्ट का नाम, मदर का नाम शारदा है, ये सब, बट इज़ वेरी कॉन्शियस कि ये सारे सिंबल्स को रिप्रेजेंट करे। ओ या इट वाज, सी मैं कई चीज़ें मैं सटल करता हूँ, किसी को बताता नहीं हूँ। कुछ चीज़ें मैं, यानी ठीक है, अब जो दुनिया सोचे वो एक अलग है। एक
क्या होता है कि अगर लोग जनरली अग्री नहीं करते हैं तो फिर वो आपके क्राफ्ट को भी छोटा कर देते हैं अपने दिमाग में। तो अगर आपको एक कोई सिंगर नहीं पसंद है तो आप उसका कितना भी अच्छा गाना हो उसको अच्छा गाना नहीं मानेंगे, लेकिन मैं हमेशा से करता आया हूँ। ये मेरी हर फिल्म में था। ये कोई ऐसी मैंने फिल्म नहीं बनाई जिसमें कहीं एक सटल चीज़ ना हो, वो मैं अपने लिए करता हूँ, किसी के लिए नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ताशकंद फाइल्स में लड़की थी, आप श्वेता का आपने इंटरव्यू किया था, जी जी। वो एक दलित लड़की है उसमें, उसका नाम फुले है, रागिनी फुले। किसी ने नोटिस नहीं किया। वो सारे एक्टिविस्ट, फिल्म जर्नलिस्ट और सब लोग जो कहते हैं हिंदी फिल्मों में प्रोटैगनिस्ट दलित क्यों नहीं होता है, उन लोगों ने लिखा है, फिल्म को आधा स्टार दे दिया था, ताशकंद फाइल को 0 स्टार दे दिया था, और उन तक ने नहीं नोटिस लिखा जो हर समय आर्टिकल लिखते हैं इस विषय में। ये मेरी अपनी खुराफात है, आप इसको क्रिएटिविटी बोलें, नुआंस बोलें। इस फिल्म में अगर आप नोटिस करें, जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबके नाम किसी हिंदू गॉड के ऊपर है। महेश, ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, राधिका, इवन इसका नाम भी राधिका है, पल्लवी का। लड़के का कृष्णा है, शिवा है, शारदा कहता है मेरी माँ का नाम है। इसलिए कि मैंने जब इनके इंटरव्यू किया, मैं इतना, देखिए कश्मीर को मैं इसलिए जानता था, तो मुझे कालिदास और नाट्यशास्त्र और उपनिषद ये सब पता था, वहाँ अभिनव गुप्ता, लेकिन कश्मीर रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच वी जो आज राइट विंग भी आप बोलते हैं, लोग कहते हैं अरे हमारी परंपरा, हमारा हेरिटेज, वो हेरिटेज कहाँ से आया, कहाँ है? 1000 साल तक, as he says, it was the Silicon Valley of first millennium. या 1000 साल तक सौरभ भाई, 1000 साल, 1000 years नॉन डुअलिज्म, मतलब शैविज्म, अद्वैता और बुद्धिज्म के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, उसके बाद एसेंस में बुद्धिज्म निकला। ये वर्ल्ड के किस सिविलाइजेशन में मिलेगा आपको? शंकराचार्य केरला से चल के गए होंगे, ऑब्वियसली फिल्म जैसे भी गए, पर वो अल्टीमेटली गए तो वहां पे कश्मीर। क्यों गए भाई केरला छोड़ के? जिनको हम पंडित बोलते हैं, ये ऐसा थोड़ी कि वहीं पे पैदा हो गए थे, अलग कोई कौम थी और वहीं पैदा हो गई थी। ये तो भारत के जितने एक्सपर्ट्स थे, विद्वानों का शारदा विद्यापीठ पढ़ने जाते थे, काशी विद्यापीठ वगैरह तो बाद में आए। अब नालंदा अगर जिंदा रह जाता तो नालंदा में भी आपको विद्वानों की बुद्धिस्ट फिलॉसफी और आइडियोलॉजी और जो है वो वहां पे बहुत मिलता, पर जल गया शारदा विद्यापीठ, खिलजी ने जला दिया। हाँ, उसने जला दिया। तो कश्मीर जो है, जब मैं गया मैंने कहा ओ माय गॉड, इतनी रिच जगह है, फूड, इतना फूड कमाल का डाइवर्स वहां पे था, अब नहीं है। कपड़े इतने डाइवर्स, अलग अलग रंग और दुनिया भर, इतनी वहां पे फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, एजुकेशन पे जोर। सरस्वती और शिवा का अगर कोई लैंड है सिंबॉलिज्म लेवल पे, मेटाफोरिकल लेवल पे, तो वो था। तो मैंने वो 2 चीजें पकड़ी, शिवा और सरस्वती। इंडिया का कॉन्शियसनेस जो है वो शिवा और सरस्वती के बिना पूरा नहीं हो सकता, इन्हीं 2 में बटा हुआ है पूरा का पूरा। पढ़ो जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का, वो सारा सरस्वती का ही देन है, वो चली आ रही है। जो म्यूजिक, हमारे जो रस हैं, हमारा जो लिटरेचर है, वो सब वहीं से चला आ रहा है। और दूसरा शिवा, एक फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक जो मेटाफर है, जिसको नोबेल लॉरेट्स, फिजिसिस्ट, सर्न सब लोग मानते हैं शिवा को। तो आज मॉडर्न वर्ल्ड में तो शिवा इज लाइक द कूलेस्ट पर्सन टू ओन, यू नो। तो जितने नोबेल लॉरेट्स हैं आजकल अपनी बुक शुरू और खत्म शिवा से शुरू करते हैं। मोस्ट इंक्लूसिव फेलो। हाँ, जो भी बोलिए, इंक्लूसिव तो मुझे नहीं पता है वो सब, मैं वो जार्गन। अच्छा, हाँ, नहीं, इस वर्ड पे तो आपने मजे लिए हैं, तो आप इसलिए बच रहे हैं इस वर्ड को यूज करने से। तो इंक्लूसिव इसलिए नहीं यूज करता हूँ कि जो लोग इंक्लूसिव वर्ड यूज करते हैं वो कभी सवाल भी नहीं उठाते हैं कि कश्मीर में आज इंक्लूसिवनेस और डाइवर्सिटी क्यों नहीं है। तो इसलिए वो एक फेक वर्ड है। मैं इतना जानता हूँ, सबको वननेस, जो शिवा का कॉन्सेप्ट है, वननेस, एक आत्म जो शिवा का कॉन्सेप्ट है, वननेस। हाउ टू ट्रीट अदर्स, आंसर इज देयर नो अदर्स। जब कोई अदर ही नहीं है तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं फर्क की उसमें। वो जो फिलॉसफी थी मिसिंग है, कि कोई कश्मीर की हिस्ट्री में किसी ने अपना चेहरा ब्लू नहीं पेंट किया होगा, पर मैंने उसको इसलिए किया, मैं कैसे दिखाऊं शैविज्म, मैं कैसे दिखाऊं कि ये शिवा की फिलॉसफी लेके ये लोग इंडिया में आए। इसलिए उसको मैंने एक सिंबॉलिकली यूज किया, एक इमेजरी की तरह से यूज किया, ताकि वो लोगों के दिमाग में घुसे कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। आपके जहन में क्या चल रहा था जब अमेरिका से लौट के इन्होंने ये जिक्र किया, और आपके बारे में भी सोशल मीडिया पे यही चीज़ लिखी जाती है कि मुझे ध्यान है बहुत इनिशियली आपके कुछ एक्सप्लेनर वीडियो आए थे, जिन पे बहुत, जैसे जीएसटी पे आपने वीडियो बनाया था, जो एक नए सिरे से पीपल स्टार्टेड रीडिस्कवरिंग कि अच्छा पल्लवी जोशी ये भी कर रही हैं, एंड पल्लवी जोशी की पॉलिटिक्स क्या है, या वो किसको सपोर्ट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। जब ये प्रपोजल आया तो व्हाट ऑल यू वेंट थ्रू? ऑनेस्टली मैं बताऊँ आपको,
मुझे पता नहीं था कश्मीर के बारे में। ओके। और सिर्फ मुझे ही नहीं, दक्षिण भारत तक तो ये बात पहुंची ही नहीं थी। जो मार्च 1990 में हुआ, बिल्कुल। जगमोहन जम्मू लैंड किए, कश्मीर नहीं पहुंच पाए, और अगले 2 दिन 3 दिन जो इतना ही नहीं, मुझे ये तक नहीं पता था कि इतना ज़्यादा वहाँ पे क्रूअल्टी हुई है पूरी कम्युनिटी के साथ, जिसकी वजह से मतलब उनको भगाया गया है। ये नारे दे दे के, रलिफ गलिफ सलिफ जो आपने देखा है, कन्वर्ट, भाग जाओ या मरो, रन और डाई, ये नहीं पता था हमें। मस्जिदों से एक समय पर पूरे कश्मीर की घाटी में एक ही समय मस्जिदों से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। सारा कश्मीरी हिंदू समुदाय जितना भी था वहाँ पे डर के मारे छुप गया था घर में, कि सबको लगता था कि आके ज़ोर ज़ोर से दस्तक दे रहे थे दरवाज़ों पे। अंदर औरतें सोच रही थी कि नहीं, आज तो जिंदा नहीं रहना, आज तो मरना है हमको। ये चीज़ें हम तक पहुँची नहीं थी कभी। तो जब विवेक ने आके मुझसे कहा कि हमको कश्मीर पे फिल्म बनानी है, तो मुझे लगा कि जितनी फिल्में मैं देख चुकी थी, जो 7, 8, 10 बहुत पॉपुलर फिल्में आई हैं जी, मैंने कहा वो तो कर चुके हैं, इस पे और हम लोग ऐसा क्या करेंगे। और मैंने कहा जो हम लोग सोच के निकले हैं कि जिस तरह की फिल्में करेंगे, उसमें ये कहाँ फीचर करता है। तो इन्होंने बैठ के मुझे समझाया थोड़ा कि देखो ये है। मैंने कहा ये कब हुआ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिसर्च शुरू किया अपना, और जब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये है सारा, तब ऑब्वियसली ये भी पता था कि इतने सालों से इसमें किसी ने हाथ क्यों नहीं डाला, किसी ने इसके ऊपर प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाया। तो ये एक बहुत टफ डिसीजन था कि ये करें या ना करें, क्योंकि पता था कि ये जो राह है पूरी, ताशकंद भी हमने की थी, ताशकंद में भी रोड़े तो आए थे रास्ते में, उसकी हमें आदत है। दिक्कतें मतलब कोई फाइनेंस करने को तैयार नहीं था, कोई बिलीव नहीं कर रहा था सब्जेक्ट में, कोई एक्टर हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं था। पर ये तो नॉर्मल चीज़ें थी, वो किसी भी फिल्म में हम लोग फेस कर सकते हैं, उसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये आपके काम से रिलेटेड चीज़ें हैं। लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें हो सकती थी, जान को ख़तरा हो सकता था। तो और ऐसा नहीं कि हम दोनों के दोनों हैं और हमने कहा तो चलो अभी जान की परवाह किए बिना हम लोग करते हैं। जब आप फैमिली होती है, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपकी रूट्स होते हैं, चारों तरफ फैला होते हैं आप, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा लिया समय, और जब मैं रिसर्च कर रही थी, डॉक्टर कॉल से भी मेरी बातें हो रही थी फ़ोन पे, तो एक समय आया जब मैंने कहा विवेक को कि ये करना तो चाहिए अपने को। और ये बहुत मुझे क्रेडिट देते हैं, मैंने कोई अकेले डिसीजन नहीं लिया, हमने सब ने मिल के एज अ फैमिली वी टुक अ डिसीजन, क्योंकि आई डेंट वांट टू कीप माय चिल्ड्रन अवे। मैं ये नहीं कि माँ बाप ने डिसीजन ले लिया अब तुम भुगतो। बाकायदा हमने सब ने बैठ के उसके ऊपर बातचीत की, और फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे, और इसमें पूरी तरह से एज अ फैमिली हम लोग इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि अगर ये 32 सालों से ये निकला नहीं है बाहर, और अगर मुझे पता नहीं है, तो मैं गिल्टी हूँ। क्योंकि कश्मीरी पंडितों का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हमेशा जो वो बोलते थे सारे उनके एक्टिविज़म में, कि हम किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, सब ने हमको कायर कहा, हमको भगोड़ा कहा, और कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। तो इतना जब किसी कम्युनिटी के साथ हो जाए, उसके ऊपर पूरी तरह से पर्दा अगर किसी ने डाल दिया कि हम तक ये बात ही नहीं पहुंची, तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक गिल्ट आता है मन में, और उसी के साथ साथ एक गुस्सा भी आता है कि हमको बताया नहीं गया, हमें बिट्रे किया गया, हमारी ही गवर्नमेंट ने, हमारी ही सिस्टम ने, हमारी ही मीडिया ने, हमारी ही उन पोजीशन ऑफ पावर में जितने लोग थे, उन्होंने हम तक ये चीज़ें पहुंचने नहीं दी। और किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में आप देखिए, कुछ चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंचने देती गवर्नमेंट, क्योंकि उनको लगता है वो सेंसिटिव मामला है, तो उनको क्लासिफाई कर देते हैं। लेकिन उसकी एक टर्म होती है, 40 साल, 50 साल, कुछ 30 साल, जो भी है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कितने साल होते हैं, उसके बाद उसको डिक्लासिफाई किया जाता है। अपने यहाँ तो अभी चाइना वॉर के जो हेंड्रिक्स कमेटी रिपोर्ट है, वो मतलब ऐसी बहुत सारी हैं जो पिछले 20-50 सालों में
जो अभी तक पब्लिक नहीं कुछ की नहीं। गई। तो शास्त्री जी की कारगिल वॉर पे हाँ, जो कमेटी बनी, सुब्रमण्यम कमेटी, उसकी भी रिपोर्ट पब्लिक नहीं फिल्म की। कुछ छूती इसी सब्जेक्ट पर। तो शास्त्री अच्छा। जी के बारे में भी जब हमने बनाई थी फिल्म, हमको ये यही बताया गया कि एक ही फाइल है और कुछ डॉक्यूमेंट था ही नहीं, और वो एक फाइल है और एक क्लासिफाइड है, वो हम नहीं दे सकते बाहर। तो मुझे पता था कि कश्मीर का जो मसला है वो डिक्लासिफाई तो कभी होना नहीं है। तो फिर हमने ये तय किया कि इस पे काम करना चाहिए हमको। पर किस तरह की फिल्म बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री बनाएं या विवेक कुछ भी नहीं हुआ तो सिर्फ बुक लिखे उसके ऊपर, या फीचर फिल्म बनाए या वेब सीरीज़ बनाए, इसके बारे में हमारी प्लानिंग चल रही थी। और तब हम जाके सब लोगों से मिले, जितने भी कश्मीरी पंडित समुदाय से जब हम मिले जाके, उनकी जब कहानियाँ सुनी, तो उसके बाद तो मतलब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। आप कभी बैठ के अगर वो कहानियाँ सुने तो आपका मतलब कांप उठेंगे आप। मैंने जब एक लल्ला टॉप पे हम लोग प्रोग्राम करते हैं किताब वाला के नाम से, इट्स अ बुक शो। तो राहुल पंडिता की जो किताब है अवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, तो ऐसे बहुत पढ़ रखा था, बचपन से अलग अलग टुकड़ों में पढ़ रहे थे। पनुन कश्मीर के पैम्फलेट पढ़े थे उन्होंने, बहुत लगातार वो लोग भी काम कर रहे हैं। क्या नाम है उनका, अग्निशेखर, हाँ अग्निशेखर जी, और ये सब लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो वो आइडिया था, लेकिन जब आप वो किताब पढ़ते हो राहुल पंडिता की, तो एकदम से आपको बहुत सारे ह्यूमन फेस मिल जाते हैं कि श्रीनगर में रहते वक्त क्या हुआ, रैनावाड़ी में क्या हुआ, फिर जम्मू के कैंप में उन लोगों की ज़िंदगी कैसी बीती, और अब भी वो कैसे, जो जिक्र आता है एक जगह फिल्म में। मैं अब जो फिल्म को लेके बात हो रही है उनके कुछ बिंदुओं पे आना चाहता हूँ। एक बात ये कही गई विवेक अग्निहोत्री जी कि आपने कॉन्शियसली कुछ चीज़ों को छोड़ दिया। कश्मीर के मसले पर आप बात करेंगे तो जैसे आपने मकबूल भट्ट का जिक्र किया, एक पासिंग रेफरेंस आया, और वो आप ही का वॉइस ओवर था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। आप ही की आवाज़ थी जब फिल्म में आई। हाँ, वहाँ पैसे नहीं थे, फ्री में कर सकता हूँ मैं, तो इसलिए मैंने अपनी आवाज़ यूज़ नहीं, की। इतनी बुरी भी नहीं आपकी आवाज़, आप सच्ची, आगे भी करते मेरे को बहुत रहिएगा। embarrassment और होता है। बगल में प्रोड्यूसर बैठे हैं, थोड़ा इनका एक अलग से चेक काट लीजिएगा, वीओ आर्टिस्ट वाला। अब काट सकते हैं। हाँ, अच्छा ये सैंपल देख लिया है। नहीं अब अब शायद जिस थोड़े तरह पैसे से आ जाएंगे। इनकम जिस ठीक हो तरह रही है से इस फिल्म की, जा हाँ, रही है। रिस्पॉन्स बहुत। मैं जिस सिनेमा हॉल में गया था, दिन का शो था 11:30 का, एंड इट वाज ऑलमोस्ट फुल इन नोएडा। आज ही की बात है ये जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पर प्राइमरली जो फोकस था वो 80s का जो बिल्डअप है, वो भी लेट 80s का बिल्डअप जो है उस पर था, और अर्ली 90s पे। और उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड में हम अभी आ जाते हैं, क्योंकि दिखाया गया कि 370 वो जक्सटेपोज, दोनों पैरेलल चलते हैं। निष्प्रभावी, क्या बोलते हैं उसका? निष्प्रभावी कर दिया गया ना। जक्सटेपोज को नहीं, निष्प्रभावी? जक्सटापोज को नहीं। अच्छा। मैं तो वो अपना वाक्य पूरा कर ओ, रहा था, sorry, 370 को निष्प्रभावी कर दिया। अच्छा, ओके। आपने फारूक अब्दुल्ला से कैरेक्टर को दिखाया, क्योंकि आपको सेंसर की चिंता करनी है, मुझे नहीं करनी है। फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे। पहली दफ़ा शेख अब्दुल्ला की पत्नी के इसरार पर, जो उनकी फैमिली कोर्ट की फाइट है कि दामाद के पास जाए सत्ता कि बेटे के पास जाए, तो रानी साहिबा ने इंदिरा जी से दरख्वास्त की और फारूक का हो गया। फिर उनके जीजा गुलाम वो बने, फिर 87 के इलेक्शन में रिगिंग हुई, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। और उसके बाद आतंकवाद वहाँ पे बढ़ता है। एक जो किरदार है 85 to 89, एंड देन एक ब्रेक के बाद फिर आता है जगमोहन जी का किरदार। तो इसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद सा किरदार दिखता है, शेख अब्दुल्ला सा किरदार दिखता है, जगमोहन नहीं दिखते हैं। इसकी क्या वजह रही? क्योंकि उन्हीं की तो किताब उसका आधार है, उनकी जो किताब है वही उसका आधार है। जो आप देख रहे हैं, जो फिल्म एक आपको जो चित्रण दिखा रही है, वो सारे उसी किताब से। solely primarily based on my turbulent years. नो, इट इज बीइंग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कोलैबोरेटेड फाइनली। मतलब जो उस किताब में डॉक्यूमेंटेड नहीं, और हमने सुना है, आपने किस्सा सुनाया अपना कुछ, लेकिन वो किताब कुछ और के, उसको हटा दिया है। तो इसलिए उसको जानबूझ के मैं उस नहीं कुछ। और दूसरा क्या है, मैं उसका जवाब भी देना गरिमा के नीचे समझता हूँ। एक ऐसा झूठ, ये जगमोहन जी की जो बात है, ये जगमोहन जी का नाम बार बार लाया जाता है कहीं पे भी। जगमोहन जी का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। पहली बात तो कश्मीर जेनोसाइड से 18 तारीख को फारूक अब्दुल्ला, आप उनकी किताब पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा होगा, 18 को रिजाइन किया फारूक अब्दुल्ला ने। कौन सी तारीख को उनको अपॉइंट किया गया एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर?
18 की रात को उनको 3:30 बजे इंद्र कुमार गुजराल का उन्होंने फोन फ्लाई आता है। फ्लाई कौन सी तारीख को किया? 19 को वो करते हैं, खराब वेदर की वजह से श्रीनगर नहीं पहुंच 20 पाते, तारीख को जम्मू 20 जम्मू में रुकते हैं 20 वो। तारीख को जम्मू में रुकते हैं, 21 को पहुंचते हैं वहां हम्म, पे। जो खेल होना था वो तो हो चुका है। और ये खेल 19 जनवरी एक सिंबॉलिकली डेट पकड़ी जाती है। उसके पहले से हो कोई रहा था। इतना कॉमन सेंस तो सब में 19 जनवरी जब बोलते हैं तो एक दिन में कि भारत को 15 अगस्त को आजादी मिली, नहीं भाई, उसके पहले से प्रोसेस चालू थी। 15 एक ऑफिशियल डेट है, तो ऐसे एक ऑफिशियल डेट हर चीज में लगाई जाती है, तो वो 19 जनवरी हो गई। पर ये तो सिलसिला उसके पहले से चालू हो गया था जी। कई केसेस जो उसके बाद भी हुए, राइट। 2003 में क्या हुआ, सिखों का जब मैसेकर हुआ तो जगमोहन जी का, शक्ति सिंह पोरा वाले हाँ मैसेकर जी की बात जी, कर रहे हैं। हाँ, तो जगमोहन जी का अननेसेसरली उसमें नाम डाला जाता है, अननेसेसरली डाला जाता है उनका। यानी वो कोई भी सेन आदमी, एक पांचवी कोई भी आदमी अपड़ भी होगा रिक्शे वाला, उसको जब अगर पूरी कहानी समझेगा उसको, तो वो भी समझ जाएगा कि हाँ, इनके ऊपर उंगली उठाने का कोई मतलब नहीं है, खेल किसी और ने खेला है। तो इसलिए मैं, और दूसरा सिनेमैटिकली भी अगर आप देखें तो जो 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 आधार है आपके रिसर्च को, जो सपोर्ट करता है उसका, और दूसरा क्या है कि जो मिथुन चक्रवर्ती का कैरेक्टर है वो ब्रह्मा, हाँ ब्रह्मदत्त, वो जो बकाया साहब वहाँ डिविजनल कमिश्नर, वो कहते हैं मेरे को गवर्नर साहब का डिविजनल कमिश्नर बना दिया गया, हाँ, वो बकाया साहब थे उस वक्त, उनके इंटरव्यू पे बेस्ड है। वो बोरोलिन का जो रेफरेंस है वो बकाया साहब का इंटरव्यू है। वो सारी चीजें उनसे आ रही हैं, और जगमोहन जी, उनको दोनों को जोड़ के मैंने एक जगमोहन जी का दर्द, बकाया साहब के फैक्ट्स और जगमोहन जी के फैक्ट्स, इन तीन चीजों को जोड़ के ब्रह्मदत्त का कैरेक्टर एक क्रिएट किया गया उसमें। अच्छा, मेरा सवाल ये तो था ही नहीं कि ब्लेम किस पे डाला जाए, क्योंकि वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, किस पे ब्लेम डाला जाए, क्योंकि बहुत सारे कल्प्रेट हैं, बहुत प्लेयर्स हैं उसमें, बहुत सारे भयंकर culprit प्लेयर्स हैं, हाँ। है ना। कांग्रेस जिसने पूरा 80s में सारे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स को इग्नोर किया, मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स को, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर श्रीनगर की गद्दी पर मुफ्ती बैठने साहब। को बेताब मुफ्ती मोहम्मद सईद, और जो अनंतनाग में हुआ शाह साहब इलेक्शन जो और चीफ इलेक्शन मिनिस्टर के थे, बाद गुलाम शाह, है ना। तो ऐसे बहुत सारे उसमें हैं। जगमोहन ने इनफैक्ट अपनी किताब में विस्तार से जवाब दिया। मैं जगमोहन का जिक्र इसलिए ला रहा था क्योंकि मैं आपसे ये तो नहीं पूछा मैंने कि कौन ब्लेम है, पर कौन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। तो मैंने आपको बताया, मैं जानबूझ के तो उनका आपने नाम वहाँ वहां से वो बोला, हटाया। क्योंकि और दूसरी चीज, सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ, एक आपके पक्ष में बहुत स्ट्रांग कैंपेन चल रहा है, एक आपके खिलाफ बहुत स्ट्रांग कैंपेन चल रहा है। जो आपके पक्ष में चला रहे हैं उसमें भी दो वॉइसेस मुझे बहुत क्लियरली दिखती हैं। एक वॉइसेस हैं जो लगातार ये कह रही हैं कि एक इकोसिस्टम बना दिया गया है जो एक खास तरह की वॉइसेस को सप्रेस करता है, और उनको लगता था कि लुटियंस दिल्ली के सारे डिस्कोर्स हम तय करते हैं, तो वो उसके खिलाफ लिख रहे हैं। फिर मेरे कई दोस्त हैं जो कश्मीरी पंडित हैं, और उनमें दोनों तरह के हैं। उसमें ऐसे भी हैं कई जिनकी इमेज बहुत लिबरल और प्रोग्रेसिव की है, और वो भी ये चीज़ कह रहे हैं कि ये जो दिखाया गया है ये हमारे साथ हुआ है, हमारे पुरखों के साथ हुआ है ना। तो इसको देखिए, आप इससे सहमत होइए, असहमत होइए, आप ये कहिए कि भाई ये भी नहीं दिखाना चाहिए, ये दिखाना भूल गए, या ये क्यों नहीं ऐड किया, या ये इस एंगल्स दिखाए, बट टॉक अबाउट इट, जो मेरे ख्याल से फिल्म का पर्पस है, पहला मकसद भी यही होगा कि इसके स्टार्ट बारे अ में, कॉन्वर्सेशन। हाँ, कि इसके बारे में बात हो। दूसरा जो विपक्ष में है वो ये कहता है कि जगमोहन के प्रभारी रहते हुए ये पलायन हुआ, उन्होंने नहीं रोका, और जगमोहन अपनी किताब लिखने तक ये कहते रहे कि ये जो मेरे पास तुर्कमान गेट के डिमोलिशन के समय लेबल चिपकाया गया था कि मैं मुस्लिम विरोधी हूं, उस प्रोपेगेंडा को बार बार प्रचारित किया गया। जब आपने जगमोहन से बात की तब ये बिंदु आया था क्या कि उनकी पर्सनल इमेज कैसी की गई है? जगमोहन साहब डाइड, आई मीन आई एम नोबडी टू से दैट, हो सकता है उनके परिवार वालों को नहीं पसंद आया, कोई मेरे को कहना भी नहीं चाहिए, पर मेरी ऐसी फीलिंग है ही डाइड एज अ डिसअपॉइंटेड मैन। दिस इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सत्य है। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो ड्यू मिलना चाहिए था वो मिला नहीं जी। हमने एक बहुत ही काबिल, एफिशिएंट, एक बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटर जिसने लोगों को बचाया। जगमोहन साहब को जब पता चला, ये मुझे बकाया साहब ने बाकायदा बताया, सबसे पहला उनका था कि भाई ये हो तो गया है, पर अब ये जम्मू जब पहुंचेंगे, ठंड का वक्त है, ये रहेंगे कहाँ, उसके लिए पूरी मशीनरी को कैसे घुमाया जाए, उन्हें टेंट्स मिले। बकाया साहब ने बताया, मैंने रातों रात फ़ोन किया, मेरा एक दोस्त था, मैंने कहा तू पैसे की बात नहीं करना, वो वहाँ पे कैनवस के कुछ शीट्स बनाते थे कलकत्ता में,
उन्होंने फोन किया कि मुझे तू पूछना ही नहीं, तू मेरा दोस्त है बचपन का, कि जैसे मैं आपसे कहूं बॉस पूछना भी नहीं क्यों, क्या तुम कैमरा लेके यहाँ भाग जाओ, अगर हम और आप बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने कहा तुम बस टेंट भेजो वहां पे, हमें कुछ मत पूछना, पैसे ऐसे देखे जाएंगे। रातों रात टेंट्स मंगाए गए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिटरली ऑन जगमोहन साहब, उन्होंने लिखा भी है, somebody from home ministry hung up the phone on him। मतलब रात बहुत हो गई, बाद में बात करेंगे। जो मिठुन चक्रवर्ती के कैरेक्टर में हमने कि वो डायलॉग मैंने हटा दिया। मैंने देखिए क्लेवरली ये फिल्म बनाई है। मैं ऐसी कोई भी चीज जिसमें बहुत ज्यादा लोग डिस्कशन करने लगे, अच्छा ये हुआ था कि नहीं हुआ था, ऐसा था कि, उससे मैं थोड़ा दूर रहने की कोशिश की है। हमने ह्यूमन स्टोरी पे फोकस किया, उसको जक्सटेपोज किया जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है उसके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जगमोहन साहब का नाम बार बार उसमें लाला के उस पर डिबेट करना, मैं कहता हूँ इतनी जगमोहन साहब की चिंता क्यों है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं, पर जनरली मैं अपोजिशन, आपने बोला मैं समझ गया क्या बोलते हैं। फारूक अब्दुल्ला की बात कोई क्यों नहीं करता है, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात, यासीन मलिक की बात कोई क्यों नहीं करता है, बिट्टा कराटे का नाम मेरे पहले किसी ने सुना क्यों नहीं था। आपने सुना होगा, आप जर्नलिस्ट हैं, पर आम आदमी ने जो लोग या विपक्ष वाले हैं उनको ही नहीं। जब मेरा ट्रेलर आया, वही लोग जो आज ये तरह तरह की बातें मेरे, वो 10-12 ही तो नाम है, कोई ऐसा थोड़ी पूरी दुनिया कर रही है मेरा विपक्ष। अगर दुनिया कर रही होती तो ये थोड़ी होता, जो अभूतपूर्व हिस्ट्री जो रची जा रही है थिएटर्स में, वो तो विश्व के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ सिनेमा में। ये पहली बार हो रहा है। ये हॉलीवुड की किसी फिल्म ने आज तक ऐसा नहीं किया। ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी है जिसका मंडे का बिजनेस संडे से ज्यादा हो, मिलेगी ही नहीं आपको। तो ये लोग तो विपक्ष में नहीं है, तो जो 10-12 नाम है वो करते हैं। मैं उनसे ये पूछता हूँ, उन तक को जब ट्रेलर आया, कहने लगे जो पहला वाला जो सीन दिखाया, वो कहता मैं अपनी माँ को भी मार देता। ये विवेक अग्निहोत्री ने देखो कैसे ही है, हम मुसलमानों को बदनाम पर ये तो बिट्टा कराटे के इंटरव्यू में है। हाँ, पर वो जो चंद लोग, लेकिन जो अभी विपक्ष कर रहे हैं उनको तो पता तक नहीं था। एक वो बात है, और दूसरा मेरा सोचना ऐसा, मेरी सोच है ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही है या गलत है। यही लोग जो सवाल उठा रहे हैं अभी, ये शिंडलर्स लिस्ट पे सवाल उठा सकते हैं, इतनी हिम्मत है उनमें। कोई एक आदमी ये बोल सकता है कि शिंडलर वाज अ रियल कैरेक्टर और अ इमेजिनरी कैरेक्टर, है किसी की हिम्मत? कभी किसी ने पूरे विश्व में एक सवाल उठाया है कि जो अपने को कम्युनिस्ट बोलते हैं, प्रोग्रेसिव, रेवोल्यूशनरी, इंक्लूसिव, सेकुलर, जो भी बोलते हैं, मानववादी वादिता मानने वाले, ह्यूमनिस्ट बोलते हैं, या इंडिया के लोग, या जो भी कहते हैं इस्लाम, इनमें से किसी ने आज तक खड़े होकर ये पूछा है? तरह तरह के फिगर्स हिटलर के नाम पे लिखे जाते हैं, 6 मिलियन, 10 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन, पता नहीं कुछ भी लिख देते हैं जो मन आता है। कभी किसी ने क्वेश्चन किया है कि कितने मिलियन मरे थे? तो आपका ये कौन सा स्टैंडर्ड है कि एक ह्यूमन ट्रेजेडी जो जर्मनी में हुई है उसकी बात नहीं करते, और जो इंडिया में अपने लोगों के साथ हुआ है, शिव सरस्वती की जमीन से हुई है, जिसका रेफरेंस जिन लोगों ने एटम बॉम्ब बनाया है, जिन लोगों ने क्वांटम फिजिक्स इजाद की है, वो उसका रेफरेंस देते हैं, जिस जमीन का, जहां पे खोमैनी आके बसना चाहता था। वो कहता था कि दुनिया में इससे ज्यादा स्पिरिचुअल कोई जगह नहीं है। खोमैनी का असली नाम जो था हिंदी था, खोमैनी नहीं था। उनके वंशज जब गए तो वो खोमैन गांव में थे। जब वहां पे गवर्नमेंट, उन्होंने कहा नहीं, तुम हिंदी नाम नहीं रख सकते, तो बदल के मजबूरी में उनको रखना पड़ा। प्रोसिक्यूटेड थे वो भी। तो ये सवाल कौन लोग उठा रहे हैं? ऐसे कौन से इनह्यूमन लोग हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं? जो प्रोसेशन दिख रहे हैं लाल चौक के, एक प्रोसेशन में, एक फोटो में भी खुमैनी, वो रियल रेफरेंस का है। हाँ। बल्कि मैंने तो उसको ठीक ठाक कर दिया। उनने एक हाथ में कुरान पकड़ी है, एक में बंदूक पकड़ी है, और पोस्टर पकड़ा हुआ है, और उन्होंने बोला एक हाथ में कुरान, एक हाथ में बंदूक, ये एक में कुरान, क्लैशिकोव, और ये है खुमैनी का ऐलान। ऐसा तो ये तो 25 वीडियोस हैं, मधु त्रेहान की वीडियो में ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये मेरी ऐसी सोच है कि कुछ दिन के लिए आपके दिल में अगर सवाल हैं तो चुप हो जाना चाहिए। ये एक बार जो गुबार 32 साल का एक हमारे जो भी 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख जो भी कम्युनिटी है, उनका निकल जाने दो। भारतीयों का सारा गुबार निकल जाने दो। जब किसी के घर में कोई मरता है तो कई बार ऐसे कहते हैं, अरे कल तो अच्छे खासे थे, डॉक्टर ने उनको गलत दवाई दे दी, मार दिया। तो भी हम जाते हैं, गले मिलते हैं, उनके शोक में शामिल होते हैं, और ये सवाल नहीं उठाते हैं कि वो बाईं साइड पे लेटे हुए मरे थे कि दाईं साइड पे लेटे मरे हुए थे। अच्छा फोटो दिखाओ, कहाँ लिखा है, कैसे मरे थे। तो थोड़ा हमको भी इंसानियत दिखानी चाहिए। ह्यूमैनिटी की बात करने से ह्यूमैनिटी नहीं होती है, ह्यूमंस की तरह बिहेव करने से ह्यूमैनिटी आती है। तो इसलिए मैं विपक्ष पक्ष की चिंता करता नहीं हूँ। मैं अपनी बात बोलता हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे पड़ोसी के बेटे से मतलब नहीं है। अच्छा,
जी। प्रधानमंत्री से क्या बात हुई? प्रधानमंत्री से जो मेरी बात हुई वो ये है, मैंने प्रधानमंत्री जी को ये बोला कि हम सिनेमा को अपने कल्चर का पार्ट नहीं मानते हैं, इसीलिए हम सिनेमा को सॉफ्ट पावर की तरह कभी यूज़ नहीं कर पाए। मैं चाहता हूं कि ये जो फिल्म है इसको मैं सॉफ्ट पावर की तरह से यूज़ करूं, ये जो भारत की कहानी है लोगों तक लेके जाऊं। और यही कारण है, आप देखेंगे हमने जो अमेरिका में पल्लवी बता रही थी, ब्लैक्स, डॉक्टर कॉल एक्चुअली ये हमको आइडिया दी थी। उन्होंने कहा कि भाई हमको ना ये इंडियंस को नहीं दिखानी चाहिए फिल्म, ये फिल्म हमको अमेरिकन्स को दिखानी चाहिए। हम उसका रीज़न ये है क्योंकि अमेरिका में एक बड़ी समस्या आजकल खड़ी हो गई है कि बहुत सारे जो नए यंग जो वोक किड्स वहाँ पे गए हैं। वोक ये वर्ड फिल्म में भी आता है? हाँ आता है, नहीं हाँ, फिल्म में नहीं आता है, नहीं कहाँ है फिल्म में? नहीं आता है फिल्म में है कहाँ? मैं अभी ताजी देख के आया हूँ। कौन से सीन में मुझे भी याद नहीं आ रहा। फिल्म में जब वो स्टूडेंट और इनके बीच का रेफरेंस हो रहा था ना, इज इट वोक इनफ, उस तरह का है, तो वो वर्ड एक जगह अच्छा यूज हो होता सकता है, है। हाँ जी। तो हम लोगों ने कोशिश की कि वहाँ पे सारे ये जो है पॉलिसी मेकर्स को दिखाएं, सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को, इनको दिखाएं, क्योंकि कई सारे कांग्रेसमैन जो हैं वहाँ पे फ्री कश्मीर की कैंपेन चलाते हैं, उनमें एक आध कांग्रेसमैन इंडियन भी हैं। और क्योंकि वो कभी इंडिया में रहे नहीं और वो वोक कांग्रेसमैन है वहाँ के डेमोक्रेट, तो हमने इन लोगों को फिल्म दिखाने पे जोर दिया। और जब इन लोगों ने देखी तो उनने हमारे उसमें एक कैपिटल हिल में एक कांग्रेशनल रिसेप्शन रखा। अगर आप रिसर्च करिए, मेरा ऐसा ख्याल है ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, किसी भी फिल्म मेकर के लिए तो नहीं हुआ और बाकियों के लिए भी शायद नहीं होगा, पॉलिटिशियंस के लिए हुआ होगा शायद। ये बड़ी अद्भुत एक चीज़ हो गई, हम भी आश्चर्यचकित रह गए, ये क्या चक्कर, कैसे हो गया भाई, हमने क्या कर दिया, ये तो नहीं प्राइम मिनिस्टर वगैरह करा सकते, अपने आप हुआ। और उसमें डेमोक्रेट वो लोग जो अभी तक कहते थे नहीं 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 ये नंबर का गेम है और ये है कश्मीर में तो 4G नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह की जो वो बातें करते थे, उनने आके ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा अपनी स्पीचेस में दे एडमिटेड दैट इट वाज अ कश्मीर, इट वाज अ जेनोसाइड, राइट। उनने रिसर्च किया होगा, जाके कुछ पढ़ा होगा, सोचा होगा, क्योंकि अमेरिका इंडिया जैसा नहीं कि मंत्री कुछ भी बोल के चला गया, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पे तो आप इंडिया में ऐसा होता है 24 घंटे ही होता है, यहाँ तो जिसको जो चाहे बोल के निकल जाओ। हमारे मंत्री वही करते हैं, राजनेता वही करते हैं, हमारे रिलीजियस गुरु वो करते हैं, हमारे पत्रकार वो करते हैं, तो जो बोलो निकल जाओ, कौन पूछता है? पत्रकारों से आपको बहुत नाराजगी है? जी। सबसे है या कुछ से है? नहीं, मुझे अमूमन पत्रकारों से एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताइए, एक पत्रकार आपसे ये सवाल पूछ रहा है। मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम। भारत का मैं जो स्वतंत्रता संग्राम था, जी। लगभग जितने हमारे आप बड़े नाम लेते हैं, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे मालवीय साहब हों, बड़े जितने नाम हैं वो किसी ना किसी तरह से पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। गांधी जी भी हरिजन कितने वो निकालते, स्वदेश, और वो इवन विनोबा भावे भी अपनी पत्रिका निकालते थे जो गांधीयन थे। जी। एक भारत में परंपरा रही है कि अगर आप देश सेवा करना चाहते हैं और आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो पत्रकारिता उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है और समाज को जगाने की, हम उस कॉन्शियसनेस में बड़े हुए हैं। मेरा किन से मिलना जुलना था रोज का, शरद जोशी, दुष्यंत कुमार, इन सब लोगों के साथ हमारे घर रोज आके बैठते थे और ये लोग भी पत्रकारिता से जुड़े थे। आप आश्चर्य करेंगे, ये भी शाम को इवनिंग पेपर और ये खुद नहीं चलाते हो तो उसके लिए रोज लिखते थे। भारतीय सिनेमा में अगर आप जानना चाहते हैं पत्रकार का क्या महत्व था हिंदी भारत में, तो आप भारतीय सिनेमा देखिए, हिंदी हो चाहे तमिल हो चाहे मराठी। पत्रकार की ये इमेज थी, साइकिल लेके चप्पल पहन के गर्मी में चला जा रहा है, धूल उड़ रही है, पर वो हार नहीं मान रहा है, पिट रहा है जमींदार से, लेकिन वो सच निकाल के लेके आ रहा है। ये रहा, आप ये समझ लीजिए लगभग अर्ली 80s या मिड 80s तक रहा होगा, अर्ली 80s तक रहा। अच्छा। फिल्मों में ये मैंने अध्ययन किया, मेरा रिसर्च है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत डीप रिसर्च किया। फिर धीरे धीरे पत्रकार जो है गायब सा होने लगा। आप देखिए जो गोविंदा के फेस की जो फिल्में, उन्हें पत्रकार नहीं होते थे, करप्ट पुलिसमैन होने लगे, करप्ट स्मगलर्स होने लगे, करप्ट पॉलिटिशियंस होने लगे, पत्रकार से फोकस हटा। पहले हर फिल्म में पत्रकार होता था, वो कम्युनिस्ट लोगों जितनी फिल्में बनाई उनमें पत्रकार जरूर होता था। सलीम जावेद की फिल्मों में भी कहीं ना कहीं पत्रकार की आपको खुशबू मिल जाएगी, कहीं या तो टीचर होगा, जो मॉरल गार्जियन जो होता था फिल्म का, वो जनरली पत्रकार या टीचर ऐसा कोई होता था, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। अब चालू हुआ लिबरलाइजेशन का फेज। लिबरलाइजेशन में फॉरेन से पैसा आया, स्टार टीवी आया, फिर दूसरे प्राइवेट चैनल्स आई, ये आई, और हम एक ग्लोबल पत्रकारिता का पार्ट बनने लगे, जर्नलिज्म का। 2000 से उदय हुआ करण जौहर शाहरुख खान फेस का हिंदी फिल्मों में। देखिए फिल्में चित्रण होती हैं सोसाइटी का, आप अगर रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो बिल्कुल हूबहू जो सोसाइटी में चल रहा है फिल्मों में दिखेगा आपको।
अभी आप देखेंगे फिल्मों को तो समझ में नहीं आएगा। तो उसके बाद से आप देखिए पत्रकार कैसा हो गया, वो कूल डूड हो गया, राइट। वो अच्छे कपड़े पहनने लगा, फैशन करने लगा, प्लेन में घूमने लगा। जो उसकी जो ऋतिक रोशन की एक फिल्म थी, उसकी जो प्रीति जिंटा जो थी, वो एकदम कूल लड़की थी, वो अलग तरह के कपड़े पहनती थी, फैशनेबल थी, छोटे छोटे बाल थे, वो गाने भी गाती थी। उसको पत्रकार पहली बार कोई गाने गाने लगे घूम घूम के। मतलब आइडिया ये था, कहीं सिंबॉलिकली अगर समझे एकेडमिकली, तो कहीं पे जर्नलिस्ट्स and the other parties started sleeping with each other, metaphorically speaking, not literally, maybe literally, I don't know. तो चलिए आप क्या कहा सर, तो थोड़ा तो व्यंग चलता है। अरे आप बोलिए। लल्लन टॉप में नहीं चलेगा, गुरु तो बिल्कुल, कहाँ बिल्कुल, चलेगा, है बिल्कुल, कि नहीं? खुल के बात करिए। एक ही तो जगह है जहाँ व्यंग चल सकता है जी। तो उसके बाद से आप देखिए, जो हमारे पिताजी कहते थे, भाई ये पेपर में छपा है, ये सत्य है। कटिंग कोर्ट आज तक कटिंग को मानते हैं, जबकि झूठ है वो सारी कटिंग सब। जो आज आप मुझसे अगर आप ये लिखवाना चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया का पार्ट है, अगर आप लिखवाना चाहते हैं कि पीओके को भारत ने कब्जा कर लिया, या लिखवाना चाहते हैं कि यूक्रेन नाम की कोई जगह नहीं है, मैं आपको ऑन कैमरे में कह रहा हूं, चैलेंज करके ही मैं कल छपवा सकता हूं। बड़े से बड़े नामी से, हिंदू से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर जहां भी, क्योंकि सब एल्गोरिथम में एक प्रेस वो रिलीज है, वो जाती है, कोई पढ़ता तो है नहीं, वो डिजिटली जैसी छप जाती है, एक जगह छपती है, 10,000 जगह छपती है। अच्छा, ये जर्नलिज्म है आज की। तो इसलिए हुआ कि जब सोशल मीडिया सब आ गया, तो लोगों को समझ में आने लगा कि अब जो है हमारे माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है। आज की तारीख में मैंने बड़ी फेमस एक कश्मीर को लेके एक स्पीच है, एक स्पीच नहीं, एक 2-3 मिनट का वो है, एक महिला जर्नलिस्ट का, और उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कश्मीर के बारे में। मैंने हूबहू उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके डाली है। आज बच्चा बच्चा आप इंडिया में कहीं भी चले जाइए, वो कहेगा ये सरासर झूठ बोला गया था हमसे, और वो झूठ था, इसमें कोई शक ही नहीं है। पर वो झूठ इसलिए चल गया था उस वक्त क्योंकि लोग सोचते थे जर्नलिस्ट तो हमेशा सत्य बोलता है, हमें पता ही नहीं चला हमारे इर्द गिर्द क्या हो गया। तो इसलिए मेरी जर्नलिज्म से ये प्रॉब्लम है। एक तो आप देखिए कभी जर्नलिस्ट कैसे, क्या हो गया, रिपोर्टर्स को लोग जर्नलिस्ट, कैमरा जो पकड़ा उसको जर्नलिस्ट बोलने लगे। जर्नलिस्ट है कौन, पहले तो कोई डिफाइन करे। एक टेलीप्रॉम्प्टर, विवेक अग्निहोत्री कैसे डिफाइन करते हैं? मैं ऐसे डिफाइन करता हूं, एक जर्नलिस्ट जो टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं पढ़ता, राइट, जो स्वयं समाज में जाता है, समाज को समझता है, इससे भी बात करता है, उससे भी बात करता है, उससे भी बात करता है, एक रिसर्च करता है, और ये अपनी प्रतिक्रिया लिखता है, अपनी ओपिनियन। जो मैं ओपिनियन राइटर्स की बड़ी इज्जत करता हूं, जर्नलिस्ट की नहीं करता हूं। अपनी एक ओपिनियन रखता है, या जो चीज है वैसी की वैसी प्रस्तुत करता है। फैक्ट्स फर्स्ट, नैरेटिव लेटर। जो भी व्यक्ति वो करता है, मैं उसको पत्रकार मानता हूं। जो आदमी नैरेटिव फर्स्ट एंड फैक्ट्स लेटर करता है, उसको मैं पत्रकार नहीं मानता हूं। फिर मैं कहता हूं आओ बेटा अपन लड़ते हैं, क्योंकि हम भी पत्रकार नहीं, तुम भी नहीं, चलो आओ बात कर लेते हैं, अपने अपने नैरेटिव लड़ाते हाँ, हैं। मैं अच्छे पत्रकार से मैं कभी बहस नहीं करता, मैं उसको नमस्ते करता हूं, कहता आपका बहुत योगदान है राष्ट्र में। तो आप तो आईएमसी से पढ़े हैं, कोई अच्छा पत्रकार निकला आईएमसी से? बात कर रहा हूं पत्रकार से जो आईएमसी का है। आपको मैंने गली खलियानों में घूमते हुए देखा। यही सुनना था आपको, आप नहीं, विषय नहीं, क्रॉस मैं- लेके ये बैठे कपिल थे। शर्मा जैसे कहता है ना, अच्छा तो यहाँ के कैसा लगा, तो नहीं, मैं ये इसलिए क्योंकि आपने जो बातें कही है ना, उसमें मैं एक से ना इत्तेफाकी रखता हूं, वो ये है कि पत्रकार अच्छे कपड़े पहनने लगा। देखिए जब मार्केट में नहीं, कपड़े से मेटाफोरिक, इसीलिए मैंने कहा ना इत्तेफाकी। लेकिन जो आपने कहा कि फैक्ट को फैक्ट की तरह करें और जहां ओपिनियन हो वहां क्लियरली बताएं, और आपने जो कहा ना कि जगह जगह जाना, उस पर मैं इसलिए नहीं बुरा मानता क्योंकि इसमें जब कोई सफाई देगा तो उसको लगेगा यार इसको बुरा क्यों लग रहा है, ये जाता नहीं क्या, और हमको ख्याल है कि हम जरूरत से ज्यादा फील्ड पे वक्त बिताते हैं। आप फील्ड में बिना वक्त बिता कर कैसे जान नहीं सकते हैं पाएंगे। भाई, जर्नलिज्म हो ही नहीं सकती। हाँ। यानी आप कहें कि विवेक जी आप एक फिल्म बनाइए घर में बैठे बैठे, कैसे बन सकती है भाई? रैकी करनी पड़ेगी, लोकेशन ढूंढनी होती है, प्रोसेस है। पर ये आप दुर्वासा की तरह सबको श्राप क्यों दे रहे हैं? नहीं, मैं अब जनरल क्वेश्चन पूछा, जनरल आंसर दे दिया। नहीं, आप आप स्पेसिफिक पूछ, देखिए फिल्म में एक बड़ा स्पेसिफिक सीन आता है जी, जिसमें बाकायदा कहा जाता है, जब वो फिल्म के किरदार ब्रह्मा के बंगले में बैठे बात कर रहे हैं, वो कहता है और कि पता विवेक चल, अग्निहोत्री ने बहुत कॉन्शियसली और मेटाफोरिकली बात करें तो शीपिशली वो सीन लिखा है, बिल्कुल, और फिर उसको तुरंत एक पुलिस वाले पे भी फिर शिफ्ट किया है कि तुम कौन से गए गुजरे दूध के धुले हो, तुम्हें भी पद्मश्री मिला, वो पूरा सीक्वेंस चलता है। कई लोग जिन्होंने फिल्म देखी, पत्रकार,
मेरी नजर में लगभग पत्रकार, और आपके तो पैरामीटर बड़े तगड़े हैं। नहीं ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि एक तरफ विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि ये सब चीजें रिपोर्ट नहीं हुई, इसलिए लोगों को पता नहीं चली। दूसरी तरफ वो खुद दिखा रहे हैं कि जो किरदार है ब्रह्मा का, वो अखबारों में छपी कतरनों को चिपका कर कश्मीर फाइल्स बना रहा है। जगमोहन ने जो लिखा वो भी पब्लिकली उपलब्ध है, मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा। जो राहुल पंडिता ने लिखा, बशारत पीर ने लिखा, अलग अलग जिसकी जैसी पॉलिटिक्स, जिसके पास जैसे साक्ष्य। किसी ने मार्च 1990 के बारे में लिखा, किसी ने कुनान पोशपोरा के बारे में लिखा, सब ने लिखा, सबके अपने अपने फैक्ट हैं और नैरेटिव हैं, ठीक है। तो आलोचना ये हो रही है कि विवेक अग्निहोत्री एक तरफ तो दिखा रहे हैं कि वही मीडिया की कटिंग्स दिखा रहे हैं, पन्ने पलटते हैं, वो फ्लैशबैक में जाता है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं किया गया। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई आई डू नॉट रिस्पेक्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू मच जी। या उनने ध्यान से देखा ही नहीं और धारणा बना ली। वो सारी की सारी कटिंग्स जो हैं, वो कश्मीर में जो छोटे मोटे 2-3-4 न्यूज़पेपर्स हैं जिनने ये आग जला करके, सिर्फ वो कटिंग्स हैं, आप देखिए उसमें एक भी कटिंग अपने यहाँ मेन स्ट्रीम की नहीं है। कश्मीर में तो सब रिपोर्ट कर रहे थे लोग। आप देखिए कौन सा एक्सेलसियर वो है, कश्मीर टाइम्स, वो कश्मीर, हाँ, फिर वो कई और हिंदी के उस वक्त पेपर थे, वो सब थे, वो तो सब रिपोर्ट कर रहे थे रोज। गिरिजा टिक्कू की कटिंग्स कहाँ से आ रही हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया से तो नहीं आ रही, हिंदू से तो नहीं आ रही हैं, इंडिया टुडे से तो नहीं आ रही हैं, वो तो वहां से आ रही हैं। सारी कटिंग्स जो आज आप इस फिल्म के कारण घूमते हुए देख रहे हैं, वो सारी वहां से आ रही हैं। वो बंदा क्या कहता है, मैं रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ दिल्ली, वो चलाए ना चलाए उनका मतलब है, वो अपनी। So you are saying कि जो 80s और 90s का नेशनल मीडिया था, उसने कश्मीर में जो एट्रोसिटीज हुई, जो वो क्लोजिंग रिमार्क में कहता है, कश्मीरी हिंदुओं पर, लिबरल कश्मीरी मुस्लिमों पर, सिखों पर, ईसाइयों पर जो एट्रोसिटीज, दलितों पर, दलितों पर, गुजरों पे, डोगराओं पे, सब। इसीलिए मैंने कश्मीरी हिंदू वर्ड यूज किया, कश्मीरी पंडित की जगह, तो उसमें सब आ गए, उस कैनपी में ये सारे आ गए। और जगमोहन जी ने भी अपनी किताब में जो हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई और जो मुस्लिमों की भी आतंकवादियों ने नृशंस हत्या की, उसके बारे में भी उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, विस्तार से लिखा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो 80s और 90s का नेशनल मीडिया था, उसने उतना रिपोर्ट नहीं किया जितना करना चाहिए था। जी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा आपका ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, एक चीज और फिल्म देख के लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि सॉरी, पर अगर होता उस वक्त रिपोर्ट, तो ये बात तो पहुंच जाती हम तक भी। हम तक नहीं पहुंची ये बात। और ऐसा नहीं था कि जब कश्मीर में ये चीज़ हुई तो मैं कोई छोटी बच्ची थी, 22-23 साल की थी मैं अपने पैरों पे खड़ी थी, काम करना शुरू किया था। तो ऐसा नहीं था कि मेरे अपने विचार नहीं थे, अखबार नहीं पढ़ती थी, पर मुझे याद नहीं है मैंने कभी ये पढ़ा है इसके बारे में, अखबारों में इसके बारे में। जनरल भाई कहीं छोटा कहीं छपा हो। अब जब छत्तीसगढ़ की कोई न्यूज़ छपी है पर वो एम्पलीफाई नहीं हुई, और सिर्फ मीडिया नहीं, बॉलीवुड ऑल्सो फेल्ड इंडिया। Bollywood is guilty of narrating a fake story about Kashmir. Films after films after films after films, and done by most respected, responsible filmmakers, because even they don't know what happened there. Okay. दूसरा फिल्म को लेके जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि इसमें कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ, उसको तो दिखाया ही जाना चाहिए, क्योंकि रिकंसिलिएशन के लिए भी पहली शर्त है ट्रुथ, यू हैव टू फेस इट। पर लोगों ने कहा कि विवेक अग्निहोत्री की अपनी एक पॉलिटिक्स है, और इसलिए उन्होंने सिर्फ उसी एक ही कालखंड की कुछ घटनाएं दिखाई जिसमें चुन चुन के चिन्हित कर करके कश्मीरी पंडितों को मारा गया, लेकिन उसी वक्त में जिन कश्मीरी मुस्लिमों को उन आतंकवादियों ने मारा उनके बारे में नहीं दिखाया गया। सिर्फ क्लोजिंग स्पीच में एक रिमार्क आता है। बहुत अच्छा आपका सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है। इसका जवाब भी आई होप, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं लोग सुने और समझें। सिर्फ सुने नहीं, वाद विवाद नहीं, समझें इसको। जब वर्ल्ड वॉर हुआ, बहुत सारे जर्मन लोग भी मारे गए थे, बहुत सारे नाजीज मारे गए थे, कई सारी औरतें जिनका कोई गुनाह नहीं था वो भी मारी गई अमेरिकन ट्रूप्स में, और रशियन ट्रूप्स जब उनके ऊपर आया वो लोग। पर किसी भी होलोकॉस्ट फिल्म में उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा मैंने, एक बार भी किसी ने सवाल भी नहीं उठाया। हम सिर्फ नहीं, मैं आ रहा हूँ, ज्यूज पे फोकस करते रहे।
अगर वाकई में इतना आतंक और इतना सब मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ हुआ तो आज भी वो वहाँ कैसे रहते हैं? कश्मीरी हिंदू क्यों नहीं रहते हैं? हाउ कम एक भी कश्मीरी हिंदू नहीं, एक आध कुछ होंगे इक्का दुक्का, पर कोई कश्मीरी मुस्लिम तो वहाँ से छोड़ के भाग के यहाँ नहीं आया? क्यों नहीं आया वो? अगर आतंक उसी इंटेंसिटी का दोनों पे हुआ, अगर कश्मीरी आप कह रहे मुस्लिम हैं कि नस्ल को केंद्रित नहीं किया गया, कुछ व्यक्तियों को केंद्रित किया गया इसलिए नहीं जी, दिखाया। किन व्यक्तियों को केंद्रित किया गया? जो ये कह रहे थे कश्मीरी हिंदुओं को मत मारो, जो कह रहे थे ये मेरे भाई जैसे हैं, जो कह रहे थे इनका क्या गुनाह है, जो कह रहे थे ये इस्लामिक टेररिज्म बर्बाद कर देगा कश्मीर को, उन लोगों को मारा गया। दूसरे कौन से? मुस्लिमों। और जो कहते हैं मुस्लिमों को मारा गया, ये किन मुस्लिमों को मारा गया? ये ओवरसीयर मुस्लिम को तो नहीं मारा, टीचर मुस्लिम को तो नहीं मारा, जो पुलिस में काम करते थे वो पुलिस वाले मारे गए क्योंकि वो स्टेट के हिस्से के वो तौर पे स्टेट के चिन्हित थे, किया वो जो प्रोटेक्ट कर रहे थे किसी बिल्डिंग को या किसी चीज को, मर गए उस चक्कर में। और टेररिस्ट लोगों का चाहिए तो मुस्लिमों तुम कैसे स्टेट के लिए काम कर सकते हो? इसलिए जो मैक्सिमम नंबर ये जो बताते रहते हैं ये लोग झूठा फेक नैरेटिव, उसमें अधिकतर मैं अब बोल दूंगा अगर 80% तो कल को मुझे ये फांसी पे लटकाएंगे, पर अमूमन जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं। कोई एक बंदा है जो इलेक्शन कराने जा रहा है, उसको मार डाला। कोई भारत सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कर रहा है, उसको उनका ये कहना था तुम भारत सेंट्रल गवर्नमेंट से जिसका भी कोई कनेक्शन होगा उसको मारो, जो भी स्टेट इंडिया को रिप्रेजेंट मार दो उसको, चाहे फिर वो जो भी हो। उनका ये था सिर्फ कि जो अल्लाह को मानेगा, कुरान को मानेगा, सिर्फ वही आदमी यहां पे रहेगा, और जो भारत सरकार के साथ जुड़ेगा उसको मार डालो। ये एक सीधा सीधा ब्लैक एंड व्हाइट में नैरेटिव है, उसमें कोई शक नहीं है, उसके एविडेंसेस हैं, और एक नहीं 10 लाख एविडेंसेस हैं। तो ये जो लोग सवाल उठाते हैं, एक्चुअली सवाल उनसे उठाने जाने। दूसरा, जो दूसरा पक्ष क्यों नहीं है, मैं बहुत सिनेमा के इंटरव्यूज देखता हूं। एक फिल्म आई रोजा, मैं आपको बताता हूं कश्मीर पे कौन कौन सी फिल्म। रोजा उसी पीरियड में सेट है, उसमें कहां कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र है? किसी ने मणिरत्नम साहब से कभी सवाल पूछा? एक भी किसी जर्नलिस्ट की हिम्मत है जिसने पूछा? उसके बाद फना, फिजा, मिशन कश्मीर, तो खुद कश्मीरी हिंदू है, उनने उस पीरियड की फिल्म बनाई और कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र नहीं किया उनने उसमें। और ये सारी फिल्में देखिए टेररिज्म को जस्टिफाई कर रही हैं, किसी कोई सटल तरीके से, कोई ओवर्टली, कोई इनडायरेक्टली, कि भाई उस पर अत्याचार हुआ इसलिए उसने बंदूक उठा ली, उसकी बहन का रेप हो गया था इसलिए कर लिया, आर्मी वाले आए उसके बाप को उठा ले गए इसलिए उसने बंदूक उठा ली, कहीं ना कहीं जस्टिफाई करती रही। दलितों पे इतने अत्याचार होते हैं वो तो नहीं बंदूक उठाते हैं, कश्मीरी हिंदुओं पे इतना अत्याचार, उन्होंने तो बंदूक नहीं उठाई। एक एग्जाम्पल आप, मैंने इतना रिसर्च किया, मैंने कहीं हेट स्पीच तो लिखी होगी इन लोगों ने, वो भी नहीं मिली मुझे। फिर अभी विशाल भारद्वाज साहब तो आपके यहाँ आए भी होंगे, शायद नहीं आए तो बुलाइए एक बार उनसे, और उनसे सवाल उठाइए कि सर हैदर उसी पीरियड में सेट है, तो आपने कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र क्यों नहीं किया उसमें? अब पत्रकार आज के उनसे तो कोई सवाल उठाते नहीं है, एक सवाल नहीं पूछते। विवेक अग्निहोत्री से सारे स्टीवन सवाल पूछ स्पीलबर्ग लेते से हैं। पूछते नहीं। अभी नीचे मैं आपके यहाँ राहुल कमल साहब के यहाँ था, हाँ। राहुल का देयर आर डाइवर्स व्यूज एंड दिस एंड दैट, और ये वो, और इतने मरे या उतने नहीं मरे। मैंने कहा हैंग ऑन हाँ। शिंडलर्स लिस्ट से स्टीवन स्पीलबर्ग से कभी पूछ सकते हो ये सवाल? हाँ। तो ये क्या, मैं जानना चाहता हूँ क्या स्टैंडर्ड्स हैं हमारे कि हम बाहर तो किसी से कोई नहीं पूछते, हैदर से नहीं पूछते, मिशन कश्मीर से नहीं पूछते, रोजा से नहीं पूछते, हाँ। तो विवेक अग्निहोत्री से क्यों पूछते हो जो तो एविडेंस के साथ फिल्म बना रहा है? तुमने तो काल्पनिक कहानियां घटी हुई हैं। हाँ। और जो हैदर में जो कहते हैं ये किताब पे आधारित है, तो वो किताब मैंने पढ़ी, उस किताब में क्यों नहीं हिंदुओं का नाम और नेम और जिक्र है? वो तो कोई सवाल नहीं उठाता, राइट? ये है हिपोक्रेसी, इसके खिलाफ लड़ता हूं मैं। अच्छा जी, नहीं लड़ते तो आप खूब हैं, एकदम इसी के खिलाफ लड़ता मोर्चा हूं। लिए रहते हैं। अब कोई तो लेगा। नहीं बिल्कुल, मैं तो अस्तो मा सद्गमय की थ्योरी यही है कि सब तरफ से विचार आए और जो मजबूत विचार होगा वो टिकेगा। तो जब मैं वापस से, चूंकि अब प्रधानमंत्री का फिर से जिक्र आने वाला है, बिल्कुल लीजिए। फिल्म में बड़े सटल ढंग से 3 प्रधानमंत्रियों का जिक्र होता है, नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का नाम नहीं आता है क्योंकि वो मेरे ख्याल से फिर सेंसर बोर्ड में अटकता मामला। क्यों है? वो मैंने बोले नहीं शब्द, ये एग्जैक्टली इंटरव्यू है। मैंने इन लोगों के में तो हाथ भी नहीं लगा, ये इंटरव्यू पे शब्दशः जो नाम लिए हैं। मेरा सवाल ये है कि नहीं, वो यासीन मलिक का इंटरव्यू है, वही मैंने वहां दिखा दिया है। मेरा सवाल ये है कि इस
डायलॉग या जो आपने इंटरव्यू से लिया, क्योंकि अंततः तो फिल्म मेकर का ये कॉल होता है ना, राइटर जी, का कॉल होता है जी, कि जी। मैं इतने सारे कच्चे माल में से, एविडेंसेस में से क्या अपने फाइनल क्राफ्ट में लाऊंगा। जी जी। क्या था आपके दिमाग में जब आपने कहा कि तुम्हारे अटल बिहारी वाजपेयी और नेहरू को तो बस ये था कि लोग उनसे प्यार करें और मोहब्बत, ये है मोहब्बत। मोहब्बत करें, और ये वाले चाहते हैं कि लोग उनसे डरें। जी, थोड़ा इसका विस्तार करें। ये क्योंकि यही एक जनरल नैरेटिव बनाया गया है। जी। ये एक देखिए, जब दो बातें चल रही हैं तो कॉलेज पॉलिटिक्स में तो जेनोसाइड से इफेक्टेड कोई है नहीं, तो यही बनाया गया है कि भाई आज भारत में सब कोई डरा हुआ है, राइट। वॉशिंगटन पोस्ट लिखें, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखें, चाहे कहीं पे भी बोलें, इधर उधर फोरम्स में, यही बताया जाता है कि भाई आज हर आदमी भारत में डरा हुआ है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के भी इंटेलेक्चुअल्स जब साइन करते हैं लेटर, वो भी ये लिख देते हैं भाई हर आदमी डरा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो वो तो किए गए हैं। और हम ऐसा बताते हैं कि देखो, विदेश में सब लोग ये सोच रहे हैं कि भारत में फैसिज्म है, जैसे विदेश से सर्टिफिकेट मिला है हमको कोई, और कुछ एक लोग हैं जो लेफ्टिस्ट टाइप जाके कहीं से ले कुछ ऐसी बात कभी कराते हैं। लेकिन भाई जब हम विदेश बोलते हैं, अमेरिका बोलते हैं, अमेरिका क्या है? अमेरिका वहाँ की स्टेट है ना, अमेरिका वहाँ के डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं। और एक पिछले कुछ साल में ऐसा नैरेटिव फैला दिया गया है कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो अग्री नहीं करते हैं, वहाँ के लिबरल्स जो हैं अग्री। लिबरल वर्ड इंडियन है भी नहीं, हमने बिना बात के घुसाया अपनी पॉलिटिक्स में। कौन लिबरल है यहाँ, कौन नहीं लिबरल बता नहीं सकता कोई, जो बता दे मैं मान जाऊँ। कैसे डिफाइन करते हैं आप? आपने जर्नलिस्टों को डिफाइन किया, लिबरल्स को भी मैं करता ही नहीं। मैं कहता हूँ सबसे मूर्ख आदमी वो जो खुद को लिबरल बोले। हाँ, लिबरल तो व्यवहार है, दूसरे बोले हाँ भाई बड़े लिबरल आदमी। हाँ। खुद को कौन बोलता है आपको लिबरल? बोलता है कोई लिबरल? हाँ, आपको कोई कि बड़े आप उदार मना है, लिबरल कौन? हैं? कैस जो मेरे को जानते हैं, हाँ। जो मुझे पहचानते हैं वो बोलते हैं, जो सिर्फ नहीं, वो क्या बोलते हैं? विवेक अग्निहोत्री लिबरल है? मुझसे ज्यादा लिबरल आदमी को दुनिया में मिलेगा नहीं आपको। बढ़िया। ये मैं इसलिए चाह रहा था, I'll be honest with you, कि आपके मुखारबिंद से, क्योंकि इंटरव्यू रिलीज होने के पहले ट्रेलर और टीजर होता है, तो उसमें डाला जाएगा तो आदमी को मैं समझता हूं। क्यूरियोसिटी होगी। मैं तुम्हारा नहीं, सीनियर नहीं, हूं। हाँ, मैं आप तुम्हारा मेरे सीनियर हैं और कानपुर के भी सीनियर हैं। पर आप प्लीज एक्सप्लेन कर लीजिए लिबरल को, हाउ डू यू डिफाइन, जो इंडिया में यूज नहीं, होता है। जनरल इंडिया में लोग सोचते हैं जो लिबरल लोग बोलते हैं बड़ी कोई ऐसी बात करते हैं जो एकदम सत्य होगी, जैसे उनको कोई ऐसा ज्ञान है जो बाकियों को नहीं है। ये वहां बेवकूफी का है, इतना चाइल्डिश आर्ग्यूमेंट में। और प्रॉब्लम ये कि इंसान का दिमाग भी ऐसा है कि वो खिलौनों में उलझता है, वो बच्चों जैसे आर्ग्यूमेंट्स में उलझ जाता है। हम इस आर्ग्यूमेंट में उलझ गए, कौन लिबरल है कौन नहीं। कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जिसका नहीं, पर डिफाइन कैसे करेंगे गुरु? मैं नहीं जानता कैसे करेंगे। लिबरल लोग ये बोलते हैं कि वो समाज में उसको प्रोग्रेस कराना चाहते हैं, इंक्लूसिव होना चाहते हैं, शरणार्थियों को जगह देना चाहते हैं, और वो मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो हमसे ज्यादा कौन चलता होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेके? हम तो प्रैक्टिस में चलते हैं उनको लेके। इस फिल्म के अंदर जितने मुस्लिम रोल हैं वो हिंदुओं ने किए हैं, जो हिंदू रोल है वो मुस्लिमों ने किए हैं। अब बताइए आप बात। कृष्णा जो बच्चा बनाया वो तो मुस्लिम है। हमें तो सोचा नहीं इस बारे में कभी, हमारे दिमाग में भी नहीं आती ये बातें। तो हमें कभी नहीं आती हमारे दिमाग में। हमने तो जिस फैज की ये बातें करते हैं, हमने तो जाके उनकी बेटी से कांटेक्ट करके उनसे राइट्स लेके वो गाना हम देखेंगे लाके उसको इंडिया में अमर बना दिया। ये तो बातें कर रहे हैं, हमने तो टाइम स्क्वायर में चला दिया वो गाना, हम देखेंगे। ये तो जो लिबरल लेफ्टिस्ट। अच्छा, एक बात बताइए, आज लोकसभा में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, बीते दिन भी आपका जिक्र हुआ था, बजट सेशन का जो दूसरा फेज शुरू हुआ। बसपा के एक सांसद हैं दानिश अली जी, उन्होंने कहा है कि विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए क्योंकि ये इस्लामोफोबिया फैलाती है। क्या कहेंगे आप? क्या होता है इस्लामोफोबिया? मैं समझा नहीं, उसका मतलब क्या है? कौन क्या करने से आप इस्लामोफोबिक हो जाते हैं? उनके कहना है कि ये मुसलमानों के प्रति विद्वेष को फैलाने वाली फिल्म है, ये बसपा सांसद का कहना है। ऐसे मेरे तो फिल्म में सारे जो लोग काम कर रहे हैं मुस्लिम लोग हैं। आपको पता है मैंने जो सीन लिखा है वो भी मुस्लिम बंदे नहीं लिखा हुआ है, जो शिकारे वाला सीन होता है। और मेरी फिल्म का जो मेन गाना है वो भी फैज साहब ने लिखा है। वो तो मुस्लिम ही नहीं है, उन तो डबल क्राइम है उनका, वो तो पाकिस्तान से आते हैं और ऊपर से कम्युनिस्ट भी हैं। हाँ। तो वो जो बसपा उनकी वो क्या जानते हैं वो दुनिया के बारे में? इस्लामोफोबिया वर्ड कोई भी कुछ भी उठा के बोल दे। लेकिन हाँ, मुझे उन लोगों से डर लगता है जो इसको शह देते हैं टेररिज्म को। मेरे को उस हर मुस्लिम से डर लगता है, हर उस क्रिश्चियन से डर लगता है, हर उस हिंदू से डर लगता है, हर उस व्यक्ति से दुनिया में, हर बुद्धिस्ट से डर लगता है जो टेररिज्म को इंटेलेक्चुअलाइज करके जस्टिफाई करना चाहता है। और जो जिस तरह के विवेक अग्निहोत्री टेररिज्म के अगेंस्ट बोलना चाहते हैं, उनको
उनकी आवाज़ को बंद करना चाहता है। मुझे उन लोगों से बड़ा डर लगता है। और यहीं पे एंट्री होती है प्रोफेसर के कैरेक्टर की, जो जी। पल्लवी ने किया है। जैसे आपने मिथुन चक्रवर्ती का कैरेक्टर बताया कि वो बकाया साहब और जगमोहन साहब का मिक्सचर है, और भी एक दो लोग और भी एक दो लोगों का। इनका जो किरदार है जेएनयू के प्रोफेसर का, जिसको आपने NLU वो ये कहा बताएंगी, है, मैं कैसे बताऊं? वो देखते हुए मुझे एक दर्शक के तौर पे लगा कि उसमें पार्ट अरुंधति रॉय हैं और पार्ट प्रोफेसर मेनन है। ये सही है? हाँ, वो तो ऑब्वियस ही है, आपके आंखों के सामने ही है वो तो। हाँ। तो अभी मैं बाहर एक एंकर साहिबा से गुफ्तगू कर रहा था, तो वो बोले कि तुम्हें तो मुझे फिल्म बड़ी अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने जेएनयू का जो पूरे जेएनयू को एक कलर में पेंट कर दिया है, उससे उनको प्रॉब्लम लगी। आप ये सवाल तब नहीं उठता है जबकि सारे के सारे हिंदुओं को एक कलर में पेंट कर दिया जाता है, या एक एक कहते हैं ये पूरा एक विंग है और ये राइट विंग है, लेफ्ट विंग है। हम लोग जनरली जनरलाइज ही करते हैं चीज़ों को, राइट? वो जेएनयू कोई एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, एक विचार है। वो एक विचार है। हाँ। उसके उस विचार का ग्रसित मैं भी रहा हूँ। कैसे? एक्सप्लेन करिए थोड़ा। कि यही सब यानी जब आप आदमी को ये सिर्फ फॉल्ट लाइंस देखने में मजबूर करते हैं। हाँ। मेरी माँ में कई बुराइयां थी, कई सारी कमियां थी, खोट थी, पल्लवी में भी कई सारी खोट है, मेरे बच्चों में भी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चों से 24 घंटे यही बोलते रहे तुम्हें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। हम कभी उसकी अच्छी बात देखने की कोशिश ही ना करें। वो मैं उसका ग्रसित रहा हूं। मैं खुद आपको पिछले इंटरव्यू में बताया था कि भाई मैं खुद नक्सल बन गया था। मैं तो बस इतना था कि बस बन गए थे। हाँ, आपको बताया था मैंने पिछले इंटरव्यू में, आप भूल गए हैं। आप प्लीज रिवाइज कर दीजिए, मेरा स्मृति दोष हो रहा है, ये थोड़ा मेरे लिए रिविलेशन है। नहीं, मैं जब भोपाल में पढ़ता था तो मैं क्रिएटिव ड्रामा करता था थोड़ा, और डिबेट, तो उस चक्कर में उन लोगों से वास्ता पड़ गया। तो क्योंकि जनरली लोगों से जिनको आपने बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में दिखाया। जी। हाँ। तो उसमें क्या, वो देखिए सबसे मजे की एक तो है हार्ड कोर मार्क्सिस्ट थ्योरी कि हाँ भाई मार्क्स को पढ़ो तब ऐसा है। एक है जो एक अनजाने में इनडायरेक्टली आपके दिमाग में जो भी आपके अराउंड हो रहा है, जो भी, उसके लिए किसी को ब्लेम करो, उसके लिए ब्लेम करो। हमारे आसपास दिखता है तो आप कह दो कि ये तो फेमिनिस्ट नहीं है भाई आदमी, राइट? कह दो ये तो लिबरल नहीं है। यहाँ पे तो कास्ट को ही लेके इंडिया में सारा का सारा प्रॉब्लम है। हाउस वाइफ नहीं होनी चाहिए, उनको काम करना चाहिए। तो हम जो मन में आएगा पहनेंगे। कौन होती है एक जो टीनेजर टाइप रिबेलियन जो है कि सोसाइटी में हर चीज गलत है, बस मैं जो कह रहा हूं वो सही है। ये जो माइंडसेट है, इसका मार्क्स आपने एक नाम दिया है जेएनयू। हाँ, इसको दिया है जेएनयू इसलिए जनरली यूनिवर्सिटी कैंपस में यंग बच्चे आते हैं और वो इसी तरह से बिहेव करते हैं। अब तो मैं फ्री सेक्स पे बिलीव करता हूं, मैं सिगरेट पीऊंगा, मैं शराब पीऊंगा, मैं गांजा पीऊंगा, मैं दुनिया। और अच्छी बात है यंग बच्चों को रिबेल में पूछिए, मैं अपने बेटे को 24 घंटे कहता हूं क्या जो आंख से ना टपका वो लहू ही क्या है। क्या बात है। मैं बिलीव करता हूं रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। वो मेरी फिलॉसफी है लाइफ की। और मैं गाना हमेशा बजाता हूं, पल्लवी रुकवा देती है, कहती बहुत बजाते हो तुम इस गाने को। हाँ। मैं इतना बजाता हूं क्योंकि मैं हर समय रिमाइंड कर, मेरी एनर्जी आप देख रहे हैं वही है। मेरा अभी आपकी एनर्जी डाउन की जाएगी इंटरव्यू के बाद। आपने बीच में फ्लो में बोल दिया पल्लवी में भी बहुत कमियां हैं, वो देख रही थी आपकी। नहीं होंगी, आपकी पत्नी में भी होंगी। तो मेरी पत्नी में कोई कमी नहीं भाई साहब। अपना देखिए, हमारा हिसाब मत खराब करिए। आपने तो इसलिए जेएनयू जो है वो एक, अब मैं 10 यूनिवर्सिटी तो नहीं दिखा सकता था। मैं कहता अच्छा ये सीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, ये बम्बई यूनिवर्सिटी का है, ये वहां का। तो एक उसको एक किया और मुझसे सीबीएफसी ने कहा आप क्या ये नाम रखना चाहते हैं, वुड यू इंसिस्ट ऑन कीपिंग दिस नेम? हाँ, फिर बदल क्यों जेएनयू? तो मैंने कहा यस। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं खुद बोर्ड में हूं, मुझे ये बात नहीं पता। उन्होंने कहा देखिए इट्स अ लिविंग बॉडी, और वो केसेस अगर आपकी फिल्म के ऊपर ट्रेलर देख के पहले से कर देंगे तो आपकी फिल्म बड़ी लंबी अटकेगी। तो आप जरूरी है क्या स्टोरी के लिए बहुत? तो मुझे भी लगा नहीं स्टोरी के लिए। तो इंटरनेशनल जो प्रिंट है उसमें जेएनयू है, अच्छा, इंडियन जो प्रिंट है उसमें एएनयू है। क्योंकि फिल्म को देख के लोगों की, जैसे मैं जेएनयू से पढ़ा हूं, मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में भी बताया था, है ना। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, वो भी जेएनयू से पढ़ी है। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो भी जेएनयू से पढ़े हुए हैं। पर उसमें जेएनयू जितने भी फ्रेम्स में दिखाया गया है प्रोफेसर मेनन के कंटेक्स्ट में, तो ऐसा लग रहा है कि जेएनयू में सिर्फ रेडिकल लेफ्ट ही पढ़ता है। नहीं, ये तो देखिए गलत सवाल है। दिस इज अ वेरी अनइन्फॉर्म्ड क्वेश्चन। आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं पर ये सब नहीं, आप खुल के बोलिए। बताऊं क्यों? इसलिए
कि जब हम फ्रीडम स्ट्रगल पे फिल्म बनाते हैं जी तो जो भी होता है उसके अंदर वो जनरली फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहा होता है। ऐसा थोड़ी कि सब लोग लड़ रहे थे, आधे से अधिक तो अंग्रेजों के वो थे, बाशिंदे थे। जब हम एंटी कास्ट फिल्म बनाते हैं, जय भीम अभी आई थी, मैं आई लव दैट फिल्म। अच्छा मैं अब यहाँ राइट विंग कहाँ गया, किसी ने नहीं बोला यार राइट विंग होकर उसकी तारीफ कर रहे हो तुम। क्या राइट विंग भी तो बाबा साहब को मानता है? नहीं मानता वो मैं वो नहीं जानता हूँ, लेकिन जनरली जिसको राइट विंग आज की तारीख में बोलते हैं वो जय भीम को लेके ऐसा था। तो क्या वो फिल्में भी तो बढ़ जाती हैं, लेफ्ट विंग की राइट विंग की। मैंने बहुत तारीफ की उस फिल्म की, मैंने कहा ये ऑस्कर में फिल्म जानी चाहिए। तो उस फिल्म में तो कहीं क्या ये बहुत जरूरी फिल्म है, आप लोगों को खोज के सबको देखनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर बच्चे को देखनी। तो अब उस फिल्म में कोई ये सवाल क्यों नहीं उठाते, अरे भाई क्या हर आदमी अत्याचार करता है क्या, हर पुलिस वाला गलत है? जब अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन चलाई एंटी करप्शन की, यहाँ पे बाबा क्या नाम है उनका, अपने अन्ना हजारे साहब और मयंक गांधी चलाई। शुरू तो मयंक गांधी ने की थी एक्चुअली, आपके मुंबई वाले दोस्त। हाँ, खा गए ये उसको अरविंद केजरीवाल साहब। थोड़ा खुल के बोलिए ना। और नहीं अरे भाई कैंपेन क्या है मामला? नहीं, वो कैंपेन जो थी इंडिया मयंक ने आपको क्या बताया? मयंक ने नहीं मुझे हाँ, अरे ये देखिए, ये थोड़ा फ्लो में कुछ तो बोलने दीजिए। नहीं शुरू वो इनिशिएट मयंक ने ही की थी, उसी का एनजीओ था, उसी ने यहाँ धरने पे बैठाया था, वही लेके आया था अन्ना हजारे को। अभी ही इज नोवेयर इन द पिक्चर। उनको उठा के फेंक दिया गया सब। प्रशांत भूषण कवि महाराज, अपने राष्ट्र कवि जो हैं, क्या नाम है, राष्ट्र कवि कुमार विश्वास विल बी सुपर हैप्पी। उनके मुंह पे बोलता हूँ, अभी मैंने उनको 3 दिन बोला महाराज राष्ट्र कवि। आज पूरे राष्ट्र में 5 कवियों के नाम लो, कोई नहीं बता सकता। एक आदमी है जिसका नाम पूरा भारत में बच्चा बच्चा बोलता है, इसलिए मैं राष्ट्र कवि। मैं इसलिए नहीं, मैं उनको दिनकर साहब से नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, पर सब जानते तो राष्ट्र कवि ही हो गए एक तरह से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो ये सवाल कभी नहीं उठा कि अच्छा भारत में एक भी ईमानदार आदमी नहीं। मैंने तो नहीं कहा कि मेरे पिताजी बहुत ईमानदार थे। ये स्पेसिफिकली विवेक जी आपसे सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि फरवरी 2016 की घटना जिसकी अभी जांच चल रही है, जिसमें कुछ लोग कैंपस में आते हैं, अब इसकी प्रोक्टोरियल बोर्ड भी जांच कर रहा है, दिल्ली पुलिस भी। भाई साहब वो छोड़िए आप, मैं आपको अरे उसका रेफरेंस है फिल्म में। हाँ है, सही है। हाँ ये 1 तारीख को ना पकड़िए। हाँ। मैं जानता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा। जब मैं जादव यूनिवर्सिटी गया था, जादवपुर में दुर्गा के, मैंने अपनी आंखों से मेरे फोटो डाली, क्या क्या लिखा हुआ है वहां पे, अफजल के बारे में क्या क्या लिखा है दीवारों में। ये तो सत्य है भाई, कोई झूठ थोड़ी है। बिल्कुल। अब उसको कोई चिल्ला के बोल रहा है, फ्री कश्मीर के नारे लगते सारे वो लगे। आपने वो देखी है सारी जो ग्रेफिटी है जेएनयू में, देखी है? जेएनयू में ग्रेफिटी देखी है आपने? हाँ। मैंने प्रोफेसर मकरंद प्रांशपे का एक इंटरव्यू किया था, वहीं जमीन में बैठ के ऐसे, जेएनयू में ही लिंग्विस्टिक्स के प्रोफेसर। उसमें पीछे देखिए आप क्या ग्रेफिटी बनी हुई है। खुलेआम अफजल गुरु को सेलिब्रेट किया जा रहा है उस ग्रेफिटी में, खुलेआम। तो फिर अब आप कोई बोले अच्छा तुमने नारा लगते देखा था? नहीं देखा, मैंने कहा नहीं लगाया किसी ने नारा, एज अ फिल्म मेकर मैंने लगाया, चलिए। पर वो एक वहां की मानसिकता तो है। एक टुकड़े गैंग ये शब्द निकला कहां से? वो हाँ, मैंने तो नहीं याद किया टुकड़े टुकड़े। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे वहीं तो लगे। और वो नारे किसने लगाए? मुझे क्या लेना देना किसने लगाया, किसी ने तो लगाए। अरे वो जेएनयू पे आरोपित हो रहे हैं। आई एम नॉट हियर टू डिफेंड अ यूनिवर्सिटी, इट कैन डिफेंड इटसेल्फ। जेएनयू के कॉन्टेक्स्ट में तो आए, सारी दुनिया ने देखे उसके तो वीडियो, सारी जगह चलते रहे दुनिया भर में, तो वो तो जेएनयू में ही लगे ना, और तो कहीं नहीं लगे। फिर नाम बदल दिया आपने? लिटिगेशन नाम मैंने नहीं बदल दिया। देखिए हमारा सिस्टम भी इतना पुराना आर्काइव टाइप का है। मैं खुद सीबीएफसी बोर्ड में हूँ, और हम लोगों ने इतना परिवर्तन लाया है बिना कुछ चेंज किए हुए। एक तरीका होता है करने का, हमने भी उसको बहुत खुला बनाया है अभी, ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। पर वो सिस्टम्स हैं। इंडिया में एक ऐसा लॉ है कि आप प्राइम मिनिस्टर का नाम, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं ले सकते, किसी भी प्रेसिडेंट का नहीं ले सकते, गांधी जी का नहीं ले सकते। आप 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त के बारे में कुछ उससे डेरोगेटरी बात जोड़ नहीं सकते, आस पास आगे पीछे, वरना तुरंत वो कानून। हाँ, इस तरह के कुछ हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, फिल्म की रिलीज में किस तरह की दिक्कत आई? ये मैं बताएंगे, इसलिए पूछ रहा हूँ, पल्लवी बताएंगे, क्योंकि कई लोगों ने, चूंकि मेरी तो आपसे बात चल रही थी पिछले 2 हफ्ते से, आप बोल रहे थे हम इस तारीख को आ रहे हैं, इस तारीख को कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, तब तक हम लोग भी काउंटिंग से फारिग हो जाएंगे। पर लगातार लोग हमें सोशल मीडिया पे मैसेजेस कर रहे थे कि आपको तो करना चाहिए, आप तो सबसे बात करते हो। तो हमने कल के शो में भी ये बोला, अपने न्यूज शो में, कि कल टीम आ रही है। लोग ऐसा क्यों शक करते हैं कि सौरभ तुम मेरा इंटरव्यू नहीं करोगे? मुझे नहीं पता। मैं तो सौरभ नहीं, लोगों का ये कहना है सोशल मीडिया पे कि मीडिया इन जनरल कश्मीर फाइल्स पर उतना फोकस नहीं कर रहा है। वहीं से मेरा सवाल है, जीरो फोकस। और सौरभ से लोग उम्मीद करते हैं, इसीलिए तो सौरभ को मैसेज कर रहे थे कि आप कब कर रहे हो। वो मुझे ये नहीं मैसेज कर रहे थे कि क्यों नहीं कर रहे हो, आप कब बुला रहे हो, आपको बुलाना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए।
सौरभ से लोग उम्मीद करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका हमारा वो वायरल हो गया ना एक जबरदस्त। पुराना नहीं, पिछला वाला। तो ये तो सत्य है कि नहीं, मैं वो पहले रिलीज समझ लूं, फिर इनसे उसके बाद पूछ इस लीजिए। इकोसिस्टम पे बात करेंगे। क्या किस तरह की दिक्कत आई? मैं थक गई हूँ आप दोनों को सुनते सुनते, मैं कितना बोलूं, ऐसा हो रहा है मेरा। ये भाई साहब आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। नहीं, दिक्कतें तो देखें बहुत आ सकती थी, फॉर्चुनेटली उतनी ज़्यादा आई नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ ये बात, विश्वास नहीं था किसी का इस फिल्म में। रशेस वगैरह देखने के बाद भी नहीं? नहीं, फिल्म सब देखने के सब बाद फिल्म पूरी दिखाई गई थी, ऐसे नहीं होता, पूरी दिखाई थी फिल्म का मकसद क्या था सबको पता था, लेकिन फिर भी किसी का विश्वास नहीं था इस फिल्म में। और मैं और विवेक एक बात जानते थे कि ये फिल्म चलेगी, धीरे धीरे पिकअप करेगी, लेकिन लोग ये देखेंगे ज़रूर। और हमारे साथ जो हमारे प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने कि मतलब उस वक्त वो हमें आके मिले जब और कहीं से साधन नहीं था फिनांस का, और कोई भी इस फिल्म को हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे प्रोड्यूस करें, इसको क्या करें। बोल तो दिया था हमने, निश्चय तो कर लिया था करेंगे। तब अभिषेक अग्रवाल पता नहीं कहाँ से उन्होंने विवेक को कांटेक्ट किया और आके मिले, कहने लगे कि आई बिलीव इन योर फिल्म मेकिंग। तेलुगु प्रोड्यूसर हैं वो, और उन्होंने कहा मैं ये फिल्म प्रोड्यूस करूँगा। और बिल्कुल पूरा टाइम ही वाज विद अस, यू नो, कॉन्स्टेंटली एनकरेजिंग अस, कहीं भी पीछे नहीं आने दिया हमको व्हेन इट केम टू मनी, कि नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, दिस हैज टू बी डन द वे इट इज़। एक्सीलेंट सपोर्ट फ्रॉम हिम। लेकिन मैंने सही में ये नहीं सोचा था कि फ्राइडे को ही ये इतना बड़ा सैलाब जैसा आ जाएगा कि लोग मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी इस फिल्म की। व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे हैं कि सिनेमा हॉल में ही जाके देखिए। नहीं, इतना ही नहीं, लोग बसेस भर के फिल्म देखने जा रहे हैं। अच्छा, 40 टिकट्स खरीद रहे हैं लोग, ये तो मैंने कभी देखा नहीं है। वहाँ बैंड है फिल्म, तो प्लेन्स हायर करके इंडिया वहाँ पे बैंड है? वहाँ पे यूएई बैंड में है। बैन किस हो वजह गई से? फिल्म। मुझे नहीं पता, उन्होंने बैंड कोई रीजन नहीं दिया। दे सेड वी कांट शो दिस फिल्म इन यूएई। सिंगापुर में भी यही हाल है, कतार में भी यही हाल है, पर कहीं आप मीडिया में सुनेंगे नहीं इसके बारे में कि इन देशों में बैन कर दिया गया है। इंडिया में अगर कोई ये भी बोल देता बैन कर दो, तो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या होगा, हमारी फिल्म बैन हो गई, किसी ने जिक्र नहीं किया मीडिया। मैं सबको बताता फिर रहा हूँ, जिससे इंटरव्यू करता हूँ, बात करता हूँ, उसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ। क्यों इग्नोर करते हैं? अब ये मुझे पता नहीं क्यों करते हैं, ईश्वर जाने। पर एनीवे यू कंटिन्यू। नहीं, विल कम टू दिस। हाँ, आप जानते सब हैं, तो आप पे आऊंगा कि आपको क्यों लगता है ऐसा। जी प्लीज कंटिन्यू। बोल दो। अरे नहीं, more नहीं, interesting। continue, फिर continue। आप कहोगे कि हम दोनों आपस में हाँ, ये देखो, दो ये। कानपुर वाले मिल गए, जूझे पड़े हैं। जी। नहीं तो बहुत, एज आई सेड, कि चूंकि विश्वास नहीं था, हम बोलते रहे कि इसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा रिलीज़ हमको करना चाहिए, तो नहीं माने। फिर 450 ही प्रिंट्स पहले दिन निकली, और शाम तक ही पड़ा बोल पब्लिक। दूं? हाँ नहीं, छोड़ो अभी क्या है। ये ऐसे, ये गुरु, ये थोड़ी होता है कि ऐसे टीज कर करके बोल दूं, छोड़ दो, अब बोल ही दो। ये यहाँ तक आए तो हाँ बोलिए। बीती ताही बिसारी। चलो, नहीं, फिर आप कहोगे डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। देखो इसकी यार, भी अपनी पॉलिटिक्स लड़की रहती की है। अच्छी विदा हो जाए ना, तो उसके बाद छोटी मोटी फूफा जी ने क्या बोला, बुआ जी ने क्या बोला, ताऊ जी ने, छोड़ दे। अरे आप फूफा जी को इग्नोर करो, आप बताओ। नहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं फिर वो नाम लेके बात करनी होगी। नहीं छोड़िए, छोड़ मैं दीजिए उसमें नहीं घुसता। नहीं खैर, 450 ठीक है। हाँ, बहुत सारे रिलीज हुए। लोगों ने विश्वास नहीं किया, सैबोटाज करने की कोशिश की, पर हम उससे उभर आए, बस इतना Okay. मकसद। मतलब मैं इसको ऐसे समझूं कि मुंबई के कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस या बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, या एक हाँ, लॉबी थी। आप ये सही समझ गए, आप आप सही समझ गए। वो छोड़ दीजिए वहीं पर पे अभी। अब भूल जाते हैं उसको। देखिए बड़प्पन इसी अरे में भाई पुरानी साहब, चीज़ें- पूरी फिल्म है ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, तो ट्रुथ ही नहीं होगा तो फिर कैसे? पर आज उस पर फोकस नहीं करते, करेंगे। अगली क्योंकि बार क्या जब उसे आएंगे बैठ- तो पूरी देखिए, कहानी मैं बताएंगे। अभी नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता, मैं बहुत कैमरा बंद करने के बाद नहीं, बता जिस हाँ, व्यक्ति ठीक से आप ताशकंद फाइल्स में मिले थे, उस व्यक्ति से आज नहीं मिल रहे हैं आप। ये अलग विवेक अग्निहोत्री है। आई हैव ग्रोन। तो अब ये मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ, ये वो छोड़ो इसको। करुणा का भाव बढ़ गया है आपके भीतर? करुणा का नहीं बढ़ गया। करुणा तो हर आदमी पैदा होता है करुणा के साथ ही, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो करुणा के साथ नहीं पैदा होता है। कई लोग जो है दूसरों से ही बोलने लगते हैं तुम्हारे अंदर करुणा नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है ये बोल के वो खुद कुछ बहुत बड़े आदमी बन रहे हैं। करुणा सब में होती है, हर आदमी अपने अपने तरह से कंपैशन दिखाता है। पॉलिटिकली आप ब्लेम कर सकते हैं, एम्पैथी, कंपैशन, मैं उसके ऊपर उठ गया। मैंने बात ही नहीं करी ये कंपैशन एम्पैथी।
इसलिए क्योंकि सबसे अधिक इस दुनिया में अगर किसी को कंपैशन की नज़र से देखना चाहिए तो वो है इंडियंस। 1000 साल तक माइनॉरिटी ने हमको रूल किया है, 1000 साल तक हमारा ऑपरेशन हुआ है, हमारा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, हम ऑलमोस्ट स्लेव्स जैसे हम लोग रहे हैं। डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, ये हमारी कहानी है। हमें लूट के खजाना सारा यहाँ से चला गया 1000 साल तक विश्व में, और कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसपे 1000 साल 800 साल मुस्लिमों ने और 200 साल क्रिश्चियंस ने किया। उसके बावजूद भी जब हम आज़ाद हुए तो हमने उनको इक्वल राइट्स दिए, पढ़ने के, रिसोर्सेस के। हमको भी टाइम चाहिए, हम 60-70 साल ही हुए हमको उससे उभरे हुए, तो हमको तो कोई कंपैशन से नहीं देखता। हमें तो कहते हैं तुम्हारे यहाँ ये नहीं है, तुम्हारे यहाँ वो नहीं है, तुम फैशिस्ट हो, ये हो वो। ज्यूज को तो आज तक वो कुछ भी करें कोई कुछ बोलता ही नहीं है उनको। तो पूरी दुनिया ने कहा है तुमको ब्लैंक परमिट है, तुम जो चाहो करो, अगले 100 साल तक हम बोलेंगे ही नहीं। हम चाहे पत्रकार हो, चाहे टफ क्वेश्चन वाले हो, हम नहीं सवाल उठाए, क्योंकि पिटेंगे सवाल उठाओगे तो। अब वही उन्हीं को रिपीट कर रही है। ये भाई साहब, आप पत्रकारों को पिटवाने पे आपका इतना जोर क्यों? फिल्म में भी आप पिटवा रहे हो। नहीं, क्योंकि टफ क्वेश्चन मैं तो नहीं बोलता हूं पब्लिक में जाके मैं टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पॉलिटिशियंस तो नहीं बोलते मैं टफ क्वेश्चन। एक ही प्रोफेशन है जहां लोग कहते हैं टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, करेक्ट। तो जो टफ क्वेश्चन हमसे, इन पे कैमरा ऑलरेडी जूम इन होगा। ये खुद पत्रकारिता के स्टूडेंट रहे, फिल्म में किरदार से कह रहे हैं कि दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे लोग। अरे हमें काम कर लेने दीजिए। ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये मेरा डायलॉग नहीं है। जिसका काम गड़बड़ होगा पब्लिक खुद ही किनारे कर देगी, चाहे नेता हो, चाहे फिल्म मेकर हो, चाहे पत्रकार हो। आपको सत्य बताऊं, सरस्वती की कसम खा के वो मेरा डायलॉग नहीं है। वो डायलॉग एक पत्रकार से ही आया है, और वो जम्मू के पत्रकार से आया है, और जम्मू के हिंदी के पत्रकार से आया है। उसने मुझसे बोला, भैया जिस दिन लोगों को समझ में आ जाएगा कि मीडिया का षड्यंत्र था कश्मीर में, तो लोग या अंग्रेजी, मीडिया का षड्यंत्र था, तब ये अंग्रेजी बोलने वाले पत्रकारों को लोग सड़क पे घसीट घसीट के मारेंगे। मैंने ऐसे ही वो डायलॉग थोड़ा सा ग्रामेटिकली करेक्ट करके वैसा ही डाल दिया। इस फिल्म में मेरे डायलॉग है ही नहीं। कुछ एक है जैसे जहां पोइट्री है वो मेरे डायलॉग, टूटे हुए दिल बोलते नहीं उन्हें सुना जाता। तारीफ करो यार, अच्छा डायलॉग है, कुछ तो तारीफ करो फिल्म की। अच्छा, कितना अच्छा डायलॉग भाई साहब। फिल्म की सबसे बड़ी तारीफ तो ये है कि हम लोग पिछले कितनी देर से बात कर रहे हैं? अब जाना होगा यार, वो देखो मारेंगे। कितनी देर से बात कर रहे हैं? बस अब हो गया ना। तो फिल्म की तारीफ तो सबसे बड़ी ये है ना कि आप फिल्म बनाने का मकसद था। तो मैं इतनी बातें तुमसे इसलिए करता हूँ सौरभ, क्योंकि तुम समझते हो, ठीक है, तुम समझते हो, तो मैं उस स्टैंडर्ड की बातें करता हूँ। अभी अगर हल्की फुल्की बात होगी तो फिर हल्की फुल्की बात। नहीं, ये फिल्म हल्की फुल्की है नहीं। कश्मीरी पंडितों पर जो बीती है, जो बीत रही है, ऐसा नहीं कि ये पास्ट टेंस की बात हो गई, उस पर बात करनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस पे सिर्फ सहानुभूति के पूर्ण विराम की ज़रूरत नहीं, और सहानुभूति से पूर्ण विराम आता भी नहीं है। हम लगातार इस तरह की खबरें देखते हैं कि जो अभी भी शिविरों में रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, प्रॉपर्टीज़ को लेकर क्या है, रीसेटलमेंट का इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप ये है कि आप मानो और आंख से आंख मिला के देखो कि वो प्रॉब्लम है क्या। फिर चाहे वो कश्मीरी पंडितों की प्रॉब्लम हो या उसके बाद हुई दूसरी प्रॉब्लम्स हो। जो मेरे फादर ने वहाँ पे सर्व किया है, ही वॉज एन आर्मी, माई फादर इन लॉ, तो वो बताते हैं कि उन लोगों को किस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी। मेरे कई दोस्त हैं जो कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी मुस्लिम हैं, वो अपनी दिक्कतें बताते हैं। एज़ यू सेड कि हमने एक कश्मीरी मुस्लिम के विवरण को एज इट इज़ रखा, तो आपको उस बातचीत की शुरुआत करनी पड़ेगी और व्हाट अबाउटरी में नहीं पढ़ना पड़ेगा कि किसी एक के दुख को कम करके आप दूसरे के दुख को समझें, ये नहीं होगा। सबके दुख हैं, सबके दुख और उनके संदर्भ को समझना पड़ेगा। और ये बात भी कही गई कि जिस रोज़ कश्मीरी हिंदुओं ने, ख़ास तौर पे कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ी, उनको छोड़ने के लिए मजबूर किया गया आतंक के दम पर, उसी रोज़ वो जो कश्मीरियत की एक लड़ाई कही जाती थी, वो कश्मीरियत की लड़ाई से, और ये बात अब बार बार कही जाती है कि पहले झंडा था कश्मीरियत का, फिर वो इस्लामिक वहाबिज़म, सल्फाइज़म, वो वाला झंडा हो गया। और फिल्म में आपने कहा भी है, लेकिन मुझे फिर पत्रकारिता बात आएगी। फिल्म में एक जगह किरदार कहता है कि ये जैश ए मोहम्मद और इन सबको आतंकवादी संगठन क्यों नहीं कहा जाता? इन सबको आतंकवादी संगठन ही कहा जाता है। ये जिस वक्त की कॉन्टेक्स्ट की बात कहाँ कहा जाता है? आप सब तो सेपरेटिस्ट। आज यासीन मलिक को क्या लिखते हैं हम? आतंकवादी। कौन लिखता है? लल्लन टॉप लिखता है। लल्लन टॉप लिखता होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आई कैन, मतलब मैं तो इसलिए हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। देन आई एम प्राउड ऑफ यू। इस देश में जो भी
हथियार उठाकर इस नेशन स्टेट के खिलाफ बगावत कर रहा है और उस बगावत के क्रम में इनोसेंट सिविलियंस को मार रहा है, वो आतंकवादी, उसका मजहब कोई भी हो जी। और जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, ये चरमपंथी, गरमपंथी, ये सब हो गया। जो पंजाब में कर रहे थे वो खालिस्तानी आतंकवादी थे, जो कश्मीर में कर रहे हैं वो भी आतंकवादी हैं, जो नक्सल इलाकों में कर रहे हैं, लोग लिखते हैं उनको नक्सलवादी, पर वो हैं वो सब भी terrorist। आतंकवादी हैं। जी, आप अगर हथियार उठा के जी अपने ही देश के नागरिकों को मार रहे हैं तो उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। जी। I'm so happy you're saying this, Saurabh. क्योंकि हम लोग कल एक जगह गए थे टीवी चैनल में, हाँ, उसमें मैंने एक पॉइंटेडली क्वेश्चन पूछा था एक व्यक्ति से हाँ, कि यासीन मलिक जिन्होंने एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या की है दिन दहाड़े और उसके विटनेसेस हैं, रुबैया सईद को किडनैप किया है, और बिट्टा कराटे जिसने पता नहीं कितने कश्मीरी पंडितों खुद की कन्फेस हत्या कर की रहा है है, कैमरे पे। और ये सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है ये चीज़ें। क्या आप उन्हें आतंकवादी समझते हैं? हाँ और ना में जवाब नहीं आया ओके, सामने से। नहीं, देखिए ये ऐसे ऐसे लच्छे मार मार के जवाब देने की कोशिश आई सामने से। अभी भी हुआ थोड़ी देर पहले नीचे अनुपम खेर जी ने एक सवाल पूछ लिया यही नीचे आप ही के ग्रुप के जर्नलिस्ट से, तो यही पूछ लिया यही डायरेक्ट। पूछा कि क्या आप इसको आपने जेनोसाइड मुझसे मानते पूछा, हैं? मैंने आपको सीधा जवाब दिया। नहीं, तो सौरभ इसीलिए मैं तुम कह रही अलग हूँ हो, ना, देखो बहुत- सौरभ यू आर डिफरेंट। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये You are कहा। different. ये तो मैं मैं आपकी तमाम चीजों से असहमत हो सकता हूँ, जैसे मैंने कहा कि इस फिल्म में भैया हो, मुझे जो जो चीजें दिखी, मैं- लेकिन जो चीजें सही हैं वो तो सही की तरह ही मैं बताई उस जाएंगी। आदमी की जिंदगी भर इज्जत करूंगा जो इस फिल्म मेरे साथ बैठ के सीन बाय सीन उसका क्रिटिसिज्म को, ये क्यों है, वो क्यों है, यहाँ झंडा क्यों दिखाया, ये रंग ऐसा, मैं पूरी दिन रात 24 घंटे अब बुद्धिस्ट और उनकी तरह शैविज्म की तरह 1000 साल शास्त्रार्थ करने के लिए दिल से खुश होऊंगा। कोई तो मेरी फिल्म की बात करे, फिल्म की बात छोड़ के सब उसमें घुसाते हैं, ये क्यों नहीं दिखाया, वो क्यों नहीं दिखाया। हमें जाना है। अंत में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता जी, हूं, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हाँ करिए। हूं। आज के बाद जो भी व्यक्ति इस फिल्म की पॉलिटिक्स पे या नंबर्स पे या कितने मुस्लिम भी मरे थे ये सवाल उठाना चाहता है, उससे मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप वो ट्वीट लिखें या उस पर सवाल उठाएं तो साथ ही साथ स्टीवन स्पीलबर्ग की शिंडलर्स लिस्ट पे भी कुछ 2-4 सवाल उठाइए। अगर आप वहां पे नहीं सवाल उठाते हैं और सिर्फ इस पे उठाते हैं तो आपसे बड़ा दुनिया में हिपोक्रेट कोई नहीं है और आपसे बड़ा कोई इनह्यूमन नहीं है। अच्छा, एक चीज तो और बता दीजिए, समय की कमी है। लास्ट जी, कि रिलीज में क्या दिक्कतें आई ये तो इन्होंने संकेतों में बता दिया, पर फिल्म के लिए सपोर्ट भी तो इतना मिल रहा है, इतने व्हाट्सएप मैसेज चल रहे हैं, ट्विटर पे कैंपेन चल रहे हैं, आपने खुद स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें हैशटैग चल रहा है, एक हैशटैग पल्लवी जोशी है, एक हैशटैग कश्मीर फाइल्स है। ये तो उस पे हाँ, भी आपका भी इसको है। तो पता ही नहीं था, अभी पता चला इसको। ये देखिए भाई साहब ट्विटर पे क्या क्या लिखते हैं और आपको भी नहीं बताते। मैं सोशल मीडिया पे हुई नहीं, तो बहुत मुझे बहुत सुकून में, इसीलिए तो खुश हूँ। बहुत सुकून में। नहीं, पर सपोर्ट बहुत तो सपोर्ट support का है, देखिए ऐसा बहुत है कि जब support हमने जब पहले तो किसी ने इसकी जिक्र ही नहीं किया, मैं तो गिड़गिड़ा के भीख मांगता रहा सारी टीवी चैनल से कि भाई हमको 2 मिनट का मौका दे दो, 3 लोगों को पता चला हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं। हाँ, कश्मीर के सब्जेक्ट पे किसी ने हमें बुलाया नहीं, और ये सारे वो ही चैनल्स थी जो 24 घंटे कश्मीर के नाम पे उलूल जुलूल डिबेट करती रहती हैं, चिल्लाते रहते हैं, इसको गाली उसको गाली करते हो, कश्मीर के नाम पे बहुत बुनाते हैं। कई लोग तो वहाँ आप का उनकी सब डिबेट्स को उलूल जुलूल बोल रहे हैं, उन सब पत्रकारों को खारिज कर रहे हो, इसलिए वो खिसियाए रहते होंगे आपसे। नहीं, पर अब फिल्म चल गई तो वही सब बुला रहे हैं। अच्छा, अब लड़ाई चल रही है उनमें आपस में हाँ। कि ये नहीं मैं करूंगा इंटरव्यू, मैं करूंगी इंटरव्यू, लड़ रहे हैं आपस में। पर अब दुनिया ऐसी है, मारी गोली। स्टार हो गए हैं विवेक जी। आपको लग रहा हो मेरी हालचाल से मैं स्टार हूं? आप बताइए, आपको लगा कहीं? मैं कभी स्टार होंगे ही, मैं स्टार सिस्टम को तोड़ने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, और मैं तो हो ही नहीं सकता। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम बड़ी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग बैठे थे, तो डॉक्टर सुरेंद्र कौल को फोन किया हमने कहा भाई ऐसा है, एक काम करते हैं, अमेरिका से में प्लेन आने लगे हैं इंडिया से, 8 नवंबर को चालू हो गए चलने। तो हमने कहा हम एक काम करते हैं, हम भी फुर्सत में बैठे हैं, इंडिया में तो सिनेमा खुल नहीं रहा है, हम अमेरिका में आके लोगों को दिखाते हैं ये फिल्म, किसी को तो दिखाएं हम भी। वो जो आप अपने टूर के मुझे वीडियो भेज रहे थे सारे। जी जी जी। हाँ। तो हम गए, तो इन लोगों ने बातचीत की, 36 ऑर्गेनाइजेशंस, 36 ऑर्गेनाइजेशंस, द वर्ल्ड ज्यू ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, जो ये फार्मर सपोर्ट जो पूरा चला 1-1.5 साल सारा नाटक, उसमें जो बड़े प्लेयर थे। नाटक था?
प्लेयर थे, मतलब अरे थिएटर आप है। देखिए फ्लो में बोल अरे रहे आप, हैं। अरे वॉर को जब हम थिएटर और प्लेयर्स बोलते हैं तो मैंने उसको हिंदी में बोल दिया, क्या गड़बड़ कर दिया अच्छा उसको? चलिए। अरे अगर वर्ल्ड वॉर को हम थिएटर और प्लेयर और एक्टर बोलते हैं हाँ। तो मैंने उसी को हिंदी में बोल दिया। तो ये जो पूरा जो थिएटर था उसका, उसमें वो भी एक प्लेयर्स थे। ऐसी तेलुगु समाज, अमेरिकन फिजिशियन एसोसिएशन, कन्नड़ा समाज, मराठा समाज, गुजराती समाज, जो भी वहाँ बंगाली, भारतीय रह रहे हैं। 36 ऑर्गेनाइजेशंस, और उनमें से कई जो हैं वो इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है। दे केम फॉर दिस कॉज, क्योंकि जब हम यहाँ इंडियन पॉलिटिक्स से दूर चले जाते हैं अकेले वहाँ, तो आपको अलग पर्सपेक्टिव से चीजें समझ में आती हैं। अमेरिका में मार मार के आपको सिखा दिया जाता है कि भाई जो प्रताड़ित है, परसिक्यूटेड है, उसको सवाल मत उठाओ, उसकी पीड़ा सुनो। एक अच्छी बात है अमेरिकन डेमोक्रेसी की। तो वो जुड़ी। अब मैंने कहा हम आ रहे हैं, यहाँ दिखाएंगे भैया, जिसको आना है आप, ये फॉर्म है, इसको भर दो और आप आ जाओ। फिर हमने कहा अच्छा एक काम करो, तुम आ रहे हो तो फ्री में क्यों देख रहे हो, एक कॉज है, इसको पैसे भी दे दो। करते करते आप ये देखिए 16 शहरों में हाउसफुल, कई जगह पे तो 2-2, न्यूयॉर्क वगैरह में 2-2, 3-3 स्क्रीन में एक साथ चली हैं। वहां से ये सारा सैलाब चालू हुआ। ये व्हाट्सएप वहां से चालू हुए। वो माँ बाप आए, उन्होंने अपने बच्चों को लिखा, बच्चों ने देखी, उनने इंडिया में लखनऊ में बैठे अपने माँ बाप को लिखा, अरे आज बड़ी अच्छी फिल्म देखी मम्मी, हमको तो ये पता ही नहीं था कुछ भी। मम्मी कह रही है अरे बेटा हमने तो पढ़ा था ये था। अब वो कॉन्वर्सेशन चालू हुआ है चुपचाप, और ये अच्छा भी हो गया। ईश्वर कई बार ना, ईश्वर अलग अलग तरह से आशीर्वाद देता है। यहाँ से शुरू हुआ था तो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, बीजेपी, कांग्रेस में इतनी अच्छी फिल्म बर्बाद हो गई होती, पहले ही बर्बाद हो गई होती। तो वो हमने जब किया तो उससे एक सैलाब बना। वहां पे जो इसको देख रहे थे लोग, उन्होंने आके अपना पैसे इकट्ठे किए, GKPD, इनके कितने सारे लोग, आम आदमी। एक जगह तो हम बैठे थे, एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया, कहने लगे वेद जी आपने ये फिल्म बनाई, आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा जहां पे फ्री कश्मीर की होर्डिंग लगी थी टाइम स्क्वायर में, जिसमें इंडियन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, मैं वहां पे कश्मीर फाइल्स के साथ, पूरा कश्मीर के नक्शे के साथ, टाइम स्क्वायर सबसे महंगी आप जानते हैं और प्रतिष्ठा सबसे प्रेस्टिजियस होर्डिंग मानी जाती है। कितना पैसा लगता है भाई साहब? अब आप पूछिए नहीं, यानी हम और आप नहीं कमा पाएंगे अपने जीवन में, तो आपके ग्रुप के जर्नलिस्ट कमाएंगे नहीं। वो अरे आप हमारे अरे रुक जाइए, वो पैसा इसलिए पता होना चाहिए। बहुत महंगा मिलता है ना, $hundreds of thousands में मिलता है। वहां पे 26 जनवरी को उन लोगों ने लगवाई, मैंने नहीं लगवाई, जी ने नहीं लगवाई, हमारे प्रोड्यूसर ने नहीं लगवाई, उन लोगों ने लगवाई। वहां फिल्म्स इसका प्रोड्यूसर है, they are also producer, they are one of the producers। वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था। वो सबने तस्वीरें खींच खींच के वो वीडियो पूरे जो इंडिया में चला, अरे भैया वो जो चले हैं, मेरे ही पास में तंग आ गए, अभी तक आते हैं, कई लोग वही भेज देते हैं। वो जो बना, फिर हमने इंडिया में स्क्रीनिंग्स की, नॉन फिल्मी, नॉन पॉलिटिकल, नॉन उस तरह से हमने की जम्मू में। तो लोगों ने देखा 80-80 साल की औरतें रो रही हैं, चिपक रही हैं हमसे, पाँव पे, गले यार पाँव पे आके पाँव एक लेट जाते हैं। अभी यहाँ ही आपके स्टूडियो में नीचे 2-3 औरतें मेरे पाँव छू, में मुझे लगता है धरती फट जाए, मैं समझ आऊँ, मेरी माँ जैसी औरतें मेरे पाँव छूने लगती हैं, रोने, पल्लवी के साथ पकड़ के रोने लगती हैं कि आपने उनकी तकलीफ को जो उन पर बीता वो दिखाया। ये कश्मीरी पंडित नहीं है, सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं है, हर जगह के। सो आई रियलाइज कि ये फिल्म लोगों को जोड़ रही है, इंडियंस को। पहली बार इंडियंस यूनाइटेड हो रहे हैं। और देखिए जब फिर एक सैलाब बना, हुजूम बना, पहले दिन फिल्म ने जब बिजनेस बहुत अच्छा किया तो लोग आकर्षित हुए। फिर जो लोग हमें नहीं भी पसंद करते हैं, चिढ़ते हैं या जो भी है, उनने कहा अरे ये कैसी फिल्म है। वरना तो लोग कहते हैं विवेक अग्निहोत्री कौन, इसकी फिल्में कहाँ चलने वाली हैं। आपके शो में भी कुछ लोग बोल के गए ऐसा, यानी इट्स नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, पर बोल के गए। आपकी मुस्कुराहट सब बता रही है। आपने बुलवाया है उनसे जानबूझ के मेरा नाम लेके, चलिए छोड़िए उसको। आप जानते थे वो मेरे बारे में गंदी बात करेंगे, तो वो बहुत वायरल है वो, पर एनी बात छोड़िए। तो लोगों को इंटरेस्ट हुआ। और जब देखिए जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है और एकदम से लोगों को समझ में आता है, मासेस इसके साथ हैं, फिर पॉलिटिशियंस और मीडिया सब उसके साथ जुड़ता है। तो ये है सपोर्ट आम आदमी का है। व्हाट नेक्स्ट मैं एक फिल्म बना रहा हूं, उसका एग्जैक्ट नाम क्या होगा, पर दैट्स ऑल्सो फाइल्स। ये पहली फिल्म थी राइट टू ट्रूथ, दूसरी थी राइट टू जस्टिस, तीसरी है राइट टू लाइफ। थीम या। और फिर ये ट्रिलॉजी कंप्लीट होगी? जी कंप्लीट हो जाएगी। पॉलिटिकल फिल्में ही बनेंगी या आगे चल के? पॉलिटिकल नहीं, मैं वही कहानी, मैंने एक प्रण लिया है, मैं वही कहानियां बताऊंगा जिसको बताने से सब लोग डरते हैं। डरते हैं। और पल्लवी की भी प्रोड्यूसर के तौर पे ट्रेनिंग, एकदम पूरा इकोसिस्टम समझ लिया है इन्होंने।
चलिए ऑन दैट नोट ये बातचीत खत्म करते हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी की राजनीति से आप इत्तेफाक रख सकते हैं या ना इत्तेफाकी भी हो सकती है। कश्मीर फाइल्स एक फिल्म है, फिल्म के क्राफ्ट को लेकर आपकी बहुत सारी आलोचनाएं हो सकती हैं। आपको लग सकता है कि ये सीन बहुत इन योर फेस है, आपको लग सकता है ये सीन बहुत लाउड है, पर वो आपकी अपनी सिनेमा सेंसिबिलिटी है, उसके हिसाब से आप फिल्म को स्वीकार कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। लेकिन फिल्म विवेक रंजन अग्निहोत्री के शब्दों में जो पहली मंशा है कि कश्मीरी पंडितों की तकलीफ उन पर जो बीती है 80 के दशक के उत्तरार्ध में, 90 के दशक में, उस पर बात की जाए, उसमें सफल होती है। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। आप अगर ये फिल्म देखें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी इसको लेकर राय क्या है, और हम जल्द आपको बताएंगे ऐसी किताबों के बारे में, कुछ का तो इसमें जिक्र हुआ ही इस बातचीत में, जिनको पढ़कर आप न सिर्फ कश्मीर के वर्तमान या हालिया इतिहास बल्कि कश्मीर के गौरवशाली इतिहास के बारे में जान सकते हैं। और इस सूची में सिर्फ कल्हण या अभिनव गुप्त या भरत मुनि या नागार्जुन नहीं होंगे, ये एक विस्तृत सूची होगी जिसमें बौद्ध ग्रंथों के बारे में, संस्कृत ग्रंथों के बारे में, दर्शन के ग्रंथों के बारे में, विज्ञान के ग्रंथों के बारे में बातचीत होगी, और मध्यकाल में जो तमाम चीज़ें रची गई उनके बारे में बात होगी। जैसे हमने कथा कौतुकम एक किताब है बड़ी कमाल की, वो लिखी गई थी, तो उसके बारे में किताब वाला किया था। बाकी ये संवाद चलता रहे, कभी आप सहमत हो कभी असहमत हो, लेकिन बातचीत की गुंजाइश हमेशा रहे, ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये पूरा ललन टॉप का सिनेमा अड्डा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप दोनों ने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद, और फिल्म के लिए शुभकामनाएं।